तो हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो अगेन हम लोग आ चुके हैं वापस अपने लेक्चर नंबर 5 पे कैनेमेटिक्स के। तो जैसा कि इसके बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, ठीक है, आपने आई थिंक अब पिछले लेक्चर्स को रिवीजन कर लिया होगा। तो आज हम लोग लेक्चर 5 में क्या क्या कवर करेंगे तो देखते हैं। हम लोग सबसे पहले फ्री फॉल को देखेंगे। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल से हम कैसे लाइक फ्री फॉल में आपके पास एक एयर रेजिस्टेंस का केस होता है जिसमें एयर टाइप को कंसीडर करते हैं एडवांस के क्वेश्चंस के लिए। और बिना एयर रेजिस्टेंस के तो आसान होगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ये मोशन इन वनडी की तरह ट्रीट होता है ना, मोशन इन वनडी ही चल रहा है एक तरीके से आपका। फिर एनालाइज उसका वीटी ग्राफ देखेंगे। इस पे क्वेश्चंस मेंस में भी आ रखे, एडवांस में आ रखे, कुछ उनके क्वेश्चंस लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, वो भी देखेंगे। एनालाइज एटी ग्राफ, एस टी ग्राफ एंड यही हमारा मतलब ओवरऑल आज का लेक्चर फ्री फॉल पे है पूरा। बेस जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट जो स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस हैं जिसपे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं और आते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो हमारा ये मोशन है पूरा का पूरा ये 1D में ट्रीट हो सकता है, ठीक है। जो भी आपका फ्री फॉल का मोशन है, फ्री फॉल में होता क्या एक्चुअली देखिए। अगर मैं लेट्स से आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ फ्री फॉल का। फ्री फॉल में एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को हम उसी स्टेट पे छोड़ देते हैं, उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे होते। लेट्स से कोई चीज है एयर में, आपने पेन पकड़ी छोड़ दी, ये कहता है जैसे एक फ्री फॉल था। इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो ग्रेविटी का है। हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी हिंज से इसको बांध के धीरे 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 नहीं ला रहा हूँ, मैं इसको हाथ से पकड़ के धीरे धीरे अपने साथ नहीं ला रहा हूँ। मैं आप इसको ले गया, देन v इज इक्वल टू जीरो, मैंने यहाँ पे जीरो किया है, पकड़ा हुआ है मैंने रेस्ट पे, v इज इक्वल टू जीरो है, मैंने जस्ट रिलीज कर दिया। ये कह रहा है फ्री फॉल मोशन था। हम इसके एनिमेशन से आपको दिखाएंगे अभी कैसे कैसे काम करता है। एनिमेशन पे भी थोड़े से देखेंगे, एनिमेशन थ्रू इसको सिमुलेशन थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स बातें हैं, तो आइए इस पे बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे यूज इक्वल टू से छोड़ूंगा तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल के साथ क्या क्या होगा, आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस समय हर ब्लॉक पे एक चीज तो फिक्स्ड है। जब वो फ्री फॉल करेगा तो उस पर एक फोर्स तो लगेगा mg का, जिसके कारण इसके पास g की ग्रेविटी आएगी, g का एक्सेलरेशन आएगा, सॉरी ग्रेविटी का एक्सेलरेशन आएगा। कैसे सर? अगर मैं इसके नेट फोर्स की बात करूं, अगर मैं इसके नेट फोर्स की बात करूं तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है सर? इस पे फोर्स लग रहा है mg का, हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू जी मतलब ए इज इक्वल्स टू जी, एम से एम कट जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक है वो तो जी मिल गया। तो ये सिंपल वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट होगा, जहाँ पे आपके पास एक रोड रहता था, एक रोड होता था, रोड पे कोई ब्लॉक या फिर कोई कार या फिर कोई पर्सन कुछ भी, क्या होता था इस पे, यहाँ पे किसी ए एक्सेलरेशन के साथ और किसी वी वेलोसिटी के साथ मूव करता था। तो हम लोग उसके बहुत सारे डिस्कशन किए थे, हमने ग्राफ डिस्कस किया था, हमने वेलोसिटी, उसमें टाइम रिएक्शन बहुत कुछ डिस्कस किया था। तो जस्ट ये वही केस है, जैसे वर्टिकल हो गया है, यहाँ पे एक्सेलरेशन एक फिक्स कर दिया गया है कि वो ग्रेविटी के थ्रू एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ये वर्टिकल हो गया, जो रूट था ऐसे वर्टिकल हो गया, एक्सेलरेशन का फिक्स हो गया, तो एक एक्सेलरेशन हो गया। यू वेलोसिटी के टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कोई चीज छोड़ते हैं, जैसे मैंने इसको छोड़ा, तो को लग रहा है लीनियर गया, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, इतने में वेलोसिटी गेन उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। एक्चुअली वेलोसिटी गेन तो अच्छी खासी हुई, जीरो से लेकर के इस वेलोसिटी में आई है, पर ये जो आपको इंटरवल में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है आपको नहीं विजिबल होगा, आप उसको आई थिंक इसको देख नहीं पाएंगे। मैं आपको एनिमेशंस में दिखाऊंगा कैसे वो डिफर हो रहा है। तो अगर हम लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात करें तो ये बहुत मैटर करता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस में कैसे, जैसे मान लीजिए कोई पैराशूटिस्ट जब जंप करता है एरोप्लेन से, तो उसकी वेलोसिटी मतलब जीरो से स्टार्ट होती है पर बहुत तेज बढ़ती जाती है। अच्छा, वहां पे कुछ क्योंकि रियल बात करें तो वहां पे एयर ड्रैग आता है, ये रेजिस्टेंस का फैक्टर भी आता है, जिसके थ्रू उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट उतनी नहीं बढ़ पाती, लेकिन हाँ काफी ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है। इसी की वजह से उसे क्या करना पड़ता है, अपना पैराशूट ओपन करना पड़ता है, ताकि एयर ड्रैग अच्छा खासा लगे, अच्छा खासा रिटार्डेशन प्रोवाइड करे। एयर ड्रैग ऊपर लगने लगता है तो क्या करेगा, फोर्स को रिड्यूस कर देगा, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो जब वो लैंडिंग करता है उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो तक आ जाती है ना। और एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। जब हमारे पास जब ड्रॉप गिरती है, लाइक जब भी रेन होता है ड्रॉप गिरती है, ठीक है। तो हाँ, अभी एग्जांपल तो थोड़ा वैसा है, पर ठीक है मैं लेता हूँ। जैसे देखिए क्या होता है एक्चुअली, एक बार इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड है। अगर इस क्लाउड से ड्रॉप गिरती है, सबके, हाँ सबके यहाँ बारिश होती है, बारिश रेन तो सब लोग ने देखा होगा। अच्छा, जब इससे, ठीक है, जब इससे आपकी रेन आ रही है तो होता क्या है
कि आप बोलेंगे सर इस हिसाब से देखा जाए क्लाउड तो बहुत एल्टीट्यूड पे है, क्योंकि एल्टीट्यूड उसका बहुत ऊपर होता है ना, क्लाउड का जो भी आपका बादल है बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होता है। और उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिंपल v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का इक्वेशन लगा लूं, अभी ना मैं इस चीज को हटा सकता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशंस की बात करूं, इक्वेशन ऑफ मोशन की v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ पे टू जी एच हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है और हाइट है, लेट से क्लाउड से आपके जो बाहर या फिर जो रूफ है जो लैंड है वहां तक का ये हाइट है, ठीक है, ये एच हो जाएगा लेट से। ओके, तो उस हिसाब से यू टू टेट जीरो है, क्योंकि जब क्लाउड वहां से निकल रहा है, जब ड्रॉप वहां से गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो है। एक सेकेंड ना, पेन प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ओके, नाउ आई थिंक इट इज गुड। हाँ, ये तो टेंडिंग टू जीरो हो गया, लेकिन जीएच की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाइट बहुत ज्यादा है, ग्रेविटी कितनी है 10। तो अगर मैं लेट से एक अच्छा खासा लेट से बिल्डिंग्स तक की बात करूँ, जितने भी बिल्डिंग्स पॉसिबल है, मान लीजिए 50 फीट 60 फीट, 5 फ्लोर 6 फ्लोर की जो बिल्डिंग है उतना ही मैं क्लाउड को मान लूँ, तभी कितनी अच्छी खासी वेलोसिटी आ जाएगी ना। 2g, ग्रेविटी है 10, मान लीजिए हाइट लेट से ले लीजिए आप, लेट से अगर 30 मीटर भी ले लेते हैं, 30 मीटर से बहुत ज़्यादा 90 फीट हो जाएगा, कितना लेते हैं, लेट से 10 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, 30 फीट। तब भी देखिए कितनी अच्छी खासी 200 मीटर पर सेकंड की आ रही है, मतलब वेलोसिटी। ये बुलेट जैसा नहीं है, जब कोई गन में से बुलेट फायर होती है, मतलब ये उसके जैसा पूरा एक्ट करेगा। और आपको मैं बता दूं कि जो ड्रॉप है ना उसका अच्छा खासा मास भी होता है, ऐसा नहीं कि इसके पास मास नहीं है। तो ठीक है, ये बात तो मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो जब ये वेलोसिटी यहाँ से निकल रही है, जिस समय यहाँ पे ग्राउंड पे आके गिरती है, और हम लोग जिस हिसाब से रेन में कभी कभी मजे भी लेते हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, मोमेंटम इतना खतरनाक होगा, इसके पास मास है कुछ ग्राम्स में, और वेलोसिटी इतनी ज्यादा, इतना अच्छा खासा मोमेंटम है कि अगर अगर ऊपर गिरी ना तो पूरे छेद के निकल जाएगी, इतना अच्छा खासा इसके पास मोमेंटम होगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं छाता अम्ब्रेला लेके जाऊंगा बचने के लिए, तो छाता होता सब कुछ छेद हो जाएगा, सब कुछ फट जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है, कार पे गिरेगी तो सब में होल मिलेंगे आपको और कुछ मिलेगा नहीं। तो सर ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग इनमें मजे करते हैं पर हमें कुछ होता नहीं है? आपके हिसाब से तो या तो ये लॉ गलत है, या तो फिर वो रेन गलत है, क्या प्रॉब्लम है? लॉ भी सही है, रेन भी सही है, दोनों अपने अपनी जगह सही है। यहाँ पे बात आ गई एजम्पशंस की, जो हमने मान रखा है सब एजम्पशंस पे है। क्या एजम्पशन है? कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, कोई एयर ड्रैग नहीं, तो सिंपल एमजी का फोर्स लगेगा। अगर एयर ड्रैग नहीं होता, तब ये बात बिल्कुल सही थी कि अगर रेन होती तो कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता, क्योंकि फिर कोई बचता नहीं बाहर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एयर ड्रैग, क्योंकि जब ये ड्रॉप निकलती है ना, तो अगर आप देखेंगे ड्रॉप का शेप कुछ ऐसा हो जाता है, इस ड्रॉप के शेप पे ना एयर ड्रैग लगना स्टार्ट करती हैं। और होता क्या है कि एमजी का तो फोर्स लग ही रहा है, लेकिन एयर ड्रैग उसको अच्छा खासा मिलता है केवी का, मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस, केवी का फोर्स, मतलब वी के साथ डिपेंडेंट है फोर्स जो ऊपर लग रहा है। इसके थ्रू क्या करता है, फोर्सेस को कम करने लगता है और उसकी वेलोसिटी घटने लगती है, एक एक्सटेंट तक बढ़ती है, बढ़ती नहीं मतलब वो एक वैल्यू तक जाती है फिर कांस्टेंट हो जाती है, मतलब वो रीच हो ही नहीं पाती हाईएस्ट पॉसिबल पे। मान लीजिए वो 356 पे आई, केवी इतना खासा अच्छा खासा होगा, केवी बराबर एमजी, वो रुक गई वहीं पे, उतनी वेलोसिटी से वो कांस्टेंट आएगा। तो ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आई थिंक वो बात समझ आएगी क्यों रेन में ऐसा होता है कि हम लोग बाहर रहते हैं पर कुछ नहीं होता, पर एक्चुअल में ऐसा होता है। अगर एयर ड्रैग ना रहे, रेजिस्टेंस ना रहे, तो काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने को बताया कि ये बिल्कुल रिलेटेड आपके पास इसके पिछले लेक्चर्स पे, जो कि 1D मोशन हमने किया था, तो मैं उस बेसिस पे आपको एक सवाल दे सकता हूँ, जो कि यहाँ वर्टिकल मैं उसको कर रहा हूँ। एक मैं आपको जो सवाल देता हूँ इसका आंसर बताइए। तो एक सवाल है, लेट से मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, एक एच हाइट से, लेट से कि एक एच हाइट से मैं आपको तीन बॉल्स देता हूँ, ठीक है, ए बॉल, बी बॉल और सी बॉल। इन तीनों पे तीन डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, कंडीशन है, क्या है, इसको मैं u वेलोसिटी से नीचे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब ये u कुछ भी हो सकता है, बस u को नेगेटिव मत बोलिएगा कि सर u नेगेटिव मतलब ऊपर नहीं, मैं वो वाली कंडीशन दूंगा आपको, बस ये मानना है कि जीरो से लेकर कोई वैल्यू है, कुछ भी दे दीजिए, 10 20 30 50, जो आपकी लाइक वो इंटरेस्ट हो जिसमें आपको। और लेट्स से सेकंड बॉल है, मैं उसको u से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऊपर, और जो थर्ड बॉल ना ये रिलीज करी जा रही है, रिलीज, ये रेस्ट पे है। ये क्या है, लेट्स से मैं इसको u बोल देता हूँ, इसका u है जीरो, इसका u है जीरो। आप इसको लेट से u1, इन दोनों को सेम मानिए, ये दोनों जो वेलोसिटीज है ना इनको सेम सेम मानिए, u1 u1।
तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे कि आप मुझे उनके बीच का एक रिलेशन बताइए। टी ए, टी बी, टी बी, टी सी, ये क्या है सर? टी ए, टी बी, टी सी वो टाइम है जब ये तीनों ब्लॉक ग्राउंड पे आके मिलेंगे आपको। इसको लेट से टाइम लगता है टी सी, ये हाइट नहीं है, ये टाइम मैं बता रहा हूँ। इसको टाइम लगता है लेट से टी बी, और इसको लेट से टाइम लगता है टी ए। तो मैंने आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि u1 बराबर u1, यानी कि a और b दोनों सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, और c से ज्यादा है। c से ज्यादा क्यों है? क्योंकि c की वेलोसिटी जीरो है। ठीक है। तो सवाल इसमें ये है कि इनके टाइम की जब कंडीशन बता सकते हैं। अगर आप पिछले लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं और वाकई में अगर आपने उनमें थोड़ी सी काम करी है, तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। इतना टफ ये सवाल नहीं है, अगर ढंग से सोचे तो काम हो जाएगा। तो पहले इस वीडियो को पॉज करिए, बस सोचिए क्या कंडीशन है, फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है। देन मैं आपको इसको एनिमेशन दिखा के इसको प्रूव भी करूंगा कि कैसे आ रहा है, ये क्यों क्यों ज्यादा है, क्या कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ। जिनको लग रहा टाइम बराबर है, तो वो तो साफ साफ सुन ले कि टाइम बराबर नहीं है, आपका आंसर गलत है। एक बार दूसरे डायरेक्शन में सोचिए। अगर जिनको कुछ और लग रहा है, तो फिर उस दिशा में सोचिए, आप अपना थिंकिंग डेवलप करिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है। तो चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। अब आंसर क्या है, सिंपल बात मुझे आप बताइए। तीन केसेस थे ना। सबसे पहला काम क्या है कि अगर आपको एक बात बहुत अच्छे से पता हो, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस केस के लिए क्या है, ए वाले केस के लिए डिस्कस करते हैं। ए केस के लिए क्या है, डिस्टेंस कितनी है, एच। अच्छा, आप उसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं ऑलरेडी, आपकी वेलोसिटी उससे ज्यादा है। एक बात तो मैं 100 श्योर शॉट बोल सकता हूँ, 100%, कि जो टाइम ऑफ ए है वो सी से तो कम होगा। क्यों सर, सी से कम क्यों होगा? सी की वेलोसिटी भी जीरो है ना। कुछ देर बाद सी को फ्री फ्री जब वो फ्री फॉल करेगा, तो कुछ देर बाद सी की वेलोसिटी बढ़ेगी u प्लस 80 से। तो u तो जीरो है, 80 से बढ़ेगी। तो कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी शायद u1 होगी कहीं यहाँ पे। उसके बाद ये इस वेलोसिटी से कवर करेगा। और इतना वेलोसिटी से वो तो कम ही कवर कर रहा है, लेकिन ए वाले में क्या हो रहा है, ए वाले की वेलोसिटी पहले से ही u1 है। अगले वाले इंस्टेंट में और तेज बढ़ेगी। क्या ए की वेलोसिटी ऑलवेज सी से बड़ी है उसके पर्टिकुलर, अगर मैं उसको साइड बाय साइड रखूं तो एक बात क्लियर है, इसकी वेलोसिटी ऑलवेज ज्यादा है, और वो सीधे मोशन को कर रहा है, तो क्या है, सीधे सीधे आ जाएगा खटाक से, और सी से पहले आएगा। तो एक इंस्टेंट तो मैं आराम से बोल सकता हूँ, टी ए इज लेसर, टी सी इज मोर। सर आप लेसर क्यों बोल रहे हैं? अरे, जब वेलोसिटी ज्यादा है, डिस्टेंस फिक्स ज्यादा, टाइम कम लगेगा ना, उसकी वेलोसिटी ज्यादा, टाइम थोड़ी बढ़ जाएगा। अब बी को कैसे कंपेयर करें? बी में प्रॉब्लम क्या है समझिए। बी में प्रॉब्लम ये है कि ये जो यू से प्रोजेक्ट की जा रही है, ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही है, तो होगा क्या, अच्छा अब ए और बी में तो डाउट नहीं होगा आपको, इतनी मुझे पता है कि सर अगर आप ए को नीचे फेंक रहे हैं सेम वेलोसिटी से, तो ये कम टाइम लेगा रेदर देन बी से। क्यों बी से क्यों टाइम लेगा? क्योंकि आपने उसको ऊपर फेंक दिया। अरे, ए तो यहाँ नीचे आ रहा है, बी अभी ऊपर जा रहा है। ऊपर जाके अभी नहीं पता क्या क्या करेगा, ऊपर जाके रुकेगा, देन घूमेगा, देन वापस यहाँ आएगा। अब इसके बाद वो ए की तरह ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, सेम डिस्प्लेसमेंट चला है ना इन दोनों ने। मतलब जितनी वेलोसिटी है पहले रिलीज करा है, लॉस करा है जी, बी से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट तक, उतना ही सेम डिस्टेंस मिल रहा है, सेम एक्सीलरेशन अभी भी मिल रहा है। पहले वो रिटार्डेशन करेक्ट हो रहा था, अभी वो एक्सीलरेशन की तरह एक्ट होगा। तो क्या इसकी वेलोसिटी सेम आ जाएगी u1 अभी? अब ये ए की तरह एक्ट करेगा, जो ए वाला केस था वो वाला यहाँ पे लग जाएगा। तो बी ए की तरह कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये इतना जो टाइम था वो तो बकवास चला गया ना, तो खराब हो गया ना इतना टाइम। तो एक बात तो क्लियर है कि अब बी ए बना, मतलब कि बी ज्यादा टाइम लेगा। तो एक इंस्टेंट ये भी क्लियर है कि ए कम होगा बी से। तो आपको एक रिलेशन तो मिलेगा, टी ए तो सबसे कम है। अब प्रॉब्लम क्या आती है बी और सी में। बी और सी में देखिए क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है ना, जो यहाँ पे u इक्वल टू जीरो, ये वाली जो वेलोसिटी है, ये पहले से ही जीरो है। अब जरा इस किस को समझिए, ये यहाँ पे जीरो है, और यहाँ से पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बी वाले केस को देखिए, बी वाले की वेलोसिटी यहाँ पे तो जीरो हुई होगी, तभी तो वर्टिकली बैक आ रहा है। हाँ सर, मतलब कि एक बात तो अगर मैं ढंग से देखूं, तो ये क्वेश्चन इतना आसान होगा कि सी के लिए देखिए, सी के लिए एच हाइट है, केसेस अब सेम बन जाएंगे। सी और बी को देखिए, बी का टॉप देखिए, बी वाले का टॉप देखिए, बी वाले का टॉप वाला देखिए, और सी वाले का सेम लेवल देखिए। क्या यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो है और यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो? हाँ सर, पर इसकी हाइट कम है, बट इसकी हाइट ज्यादा है। मतलब कि पहले तो बी वाला ऊपर जाएगा, फिर वो सी की तरह कंडीशन लेगा, लेकिन हाइट ज्यादा है। पहले तो बी वाला ऊपर जाएगा, इतना टाइम बेकार करा। फिर अब वो सी की तरह तो ट्रीट हो रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन अभी भी वेलोसिटी जीरो होने के बाद हाइट बढ़ गई। मतलब कि
यहाँ पे वेलोसिटी जीरो पर हाइट कम है ना, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते खटाक से आ जाएगा। अभी तो यहीं पे जीरो है, इसके पास हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है ना, इसके पास वेलोसिटी जीरो है इनिशियली। तो यहाँ पे आएगा आएगा आएगा, बढ़ेगी बढ़ेगी, बढ़ते 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 आएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि सी वाला टाइम कम होगा रेदर देन बी से। क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों के पास वेलोसिटी सेम है, दोनों के पास एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन एक के पास हाइट कम है, एक के पास हाइट ज्यादा है, एक के पास डिस्टेंस कम चलनी है, एक को डिस्टेंस ज्यादा चलनी है, सब केसेस सेम है। तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसको टाइम कम लगेगा। तो एक बात ये भी क्लियर हो गई यहाँ से कि सर मैं ये भी बोल सकता हूँ जो टीसी है ना, वो टीबी से भी छोटा होगा। तो जो मैंने आपको रिलेशन पूछा था, क्या रिलेशन समझ आया? अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूं तो क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा टीबी, क्योंकि टीबी किससे बड़ा है? टीसी से भी। टीबी किससे बड़ा है? टीए से भी। सबसे बड़ा टीबी। टीए किससे छोटा है? टीसी से भी। टीए किससे छोटा है? टीबी से भी। तो सबसे छोटा कौन आ जाएगा? टीए। और बीच में कौन है? देखिए टीबी टीसी से बड़ा है, तो टीसी यहाँ आ जाएगा। और टीसी किससे बड़ा है? टीए से। तो क्या टीए टीसी यहीं पे रहेगा। ये है रिलेशन आपके पास टाइम के बीच। आपको ये समझ आया क्या कंडीशन? अगर ये कंडीशन समझ आया तो मैं अभी आपको एक सिमुलेशन दिखा सकता हूँ। लेट मी जस्ट मेक इट। मैं दिखाता हूँ आपको इसका सिमुलेशन। पॉसिबल है क्या? जस्ट गिव 1 सेकेंड। ये, हाँ, तो ठीक है। ये सिमुलेशन जैसे आपको गूगल पे मिल जाएगा, PHET करके एक सिमुलेशन है, पेट के नाम से आपके पास ये। मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सिमुलेशन को खुद से करके देख लीजिएगा। अभी मैं आपको एक बार इस आंसर को सेटिस्फाई करने के लिए मैं आपको इस खुद करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो देखिए, आपको विजिबल तो है ना पूरा? नहीं, मैं अपना ना फेस हटा लेता हूँ एक बार, देन आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, आइए सिमुलेशन पे आइए। देखिए, हमने क्या बोला था, इसकी वेलोसिटी में कर देता हूँ जीरो। ये यहाँ से जो प्रोजेक्शन हो रहा है इसका एंगल देखिए 0 डिग्री है, हाइट देखिए 9 मीटर है, ठीक है, हाइट 9 मीटर है। और इसको मैंने जीरो वर्टिकल फायर कर रहा हूँ, यहाँ से फायर होगा, यहाँ से फायर होगा 9 मीटर तक, ठीक है। तो मैं इसको फायर करता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये मैंने फायर किया। ये पंपकिन है, देखिए नीचे आया, फट गया। इसकी टाइम और कुछ कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो 1 सेकेंड में इसको इस पे रखता हूँ, देन देखते हैं। देखिए, इसको टाइम लग रहा है 1.3 सेकेंड, ठीक है। तो मैं ना केसेस के थ्रू यहाँ पे आप बोर्ड पे लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा केस है। ये वो वाला केस है जब मैं इसको जीरो वेलोसिटी से दे रहा हूँ। तो जो मेरे इस हिसाब से जो आ रहा है यहाँ पे, मैं अपने बोर्ड पे लिखता हूँ, आपको बोर्ड नहीं दिखेगा, फिर मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए टीसी आया, आप भी लिख सकते हैं कॉपी में, आया है 1.35 सेकेंड, ठीक है। तो जो मैं लिखा हूँ मैं उसको प्रूफ कर रहा हूँ जस्ट। कॉन्सेप्चुअली तो क्लियर हो गया, मैं आपको एनिमेशन बस दिखा रहा हूँ। अब दूसरा क्या केस था, अब मैं इसको कुछ वेलोसिटी दूंगा, लेकिन पहले मैं वेलोसिटी कैसे दूंगा? पहले मैं यहीं पे वेलोसिटी दूंगा। नहीं, सेकंड केस था ना, बी। बी वाला केस क्या था? वेलोसिटी ऊपर थी, तो मैं इसको 90 डिग्री पे ले जाता हूँ, ठीक है। 90 डिग्री पे ले गया, देन मैं इसको वेलोसिटी कुछ मान लीजिए, मैं कुछ वेलोसिटी देता हूँ जिससे मैं 6 देता हूँ, कुछ भी दे लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी तो बस ऐसे ही बताने के लिए वेलोसिटी दी गई है बस। देन मैं इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको। देन मैं इसको फायर करता हूँ, ठीक है। देखिए फायर हुआ, ऊपर गई, रुक गई, देखिए जहाँ पे ग्रीन पॉइंट है वहाँ पे रुक गया, वो टीसी की तरह एक्ट हुआ है, अब जाके नीचे गिरा। इसका टाइम देखिए 2.1 सेकेंड। तो अगर मैं इसको लिखूँ अपने बोर्ड पे तो टीबी आया है 2.1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, देन हम लोग थर्ड केस लेते हैं टीए का। टीए में क्या था? सेम वेलोसिटी, क्योंकि जो बी की वेलोसिटी वही ए की वेलोसिटी रहेगी, तो ए की वेलोसिटी सेम कर दिया मैंने, वर्टिकली डाउनवर्ड में इसको प्रोजेक्ट करूंगा। मैं फिर से फायर करता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको, देन इसको फायर करता हूँ। देखिए फायर हुआ, पंपकिन गिरा 0.8 सेकेंड। वाह सर, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। तो जो मेरे पास टीए आया है वो आया है 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप इसमें पूरा यहाँ से देख लीजिएगा, आप खुद से करके यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। कि आपको हाइट मतलब सब कुछ मेजर करने के लिए मिल जाता है, एक क्लॉक है, आप यहाँ पे टाइम, रेंज, हाइट सब कुछ मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल, किसी भी एंगल पे मैं प्रोजेक्टाइल में ना इस सिमुलेशन को आपको अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए एयर रेजिस्टेंस वाला केस है, मैं आपको भी आगे वाले क्वेश्चन में दिखाऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो एक बार आते हैं अपने बोर्ड पे, ठीक है। एक बार मैं अपने बोर्ड पे आता हूँ, ओके। तो आ जाइए बोर्ड पे। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ये देखिए मैंने टाइम्स नोट कर लिए हैं।
कि यही टाइम आ रहा है क्या? सबसे कम देखिए टीए आ रहा है। हाँ सर, टीए आपने बोला सबसे कम आएगा। देखिए टीए आ रहा है 0.8 सेकेंड, टीए सबसे कम है। देन टीसी आएगा, टीसी कितना है 1.35 सेकेंड। देन टीबी आएगा 2.1 सेकेंड। तो यही हमने केसेस किए थे। तो चीज़ों को फील करिए, एनिमेशन समझिए, फिजिक्स ऑल अबाउट आप कितना चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, उसी की ठीक चीज़ है, ठीक है। मैंने कहा वो समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इनको केसेस में कन्वर्ट कर लीजिए, टीबी टीसी टीए तीनों एक ही केस में कन्वर्ट कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, तो आपको अच्छे से प्रॉब्लम समझ आ जाएगा। ठीक है, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ अभी आपको। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं आपको एयर रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो आइए एयर रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो समझ आ गया। एयर रेजिस्टेंस बिना ना, ये बिल्कुल मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। एयर रेजिस्टेंस में कुछ है ही नहीं, सिंपल एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ और एक वेलोसिटी, बिल्कुल वन डी मोशन जो हमने पढ़ा अभी इसके पहले ना कैनेमेटिक में, बिल्कुल वही चीज जैसा है अभी ये। तो अगर मैं इसकी एयर रेजिस्टेंस दे की बात करूं, अब ये क्वेश्चन वाकई में थोड़ा सा अच्छे लेवल का बन रहा है, मेंस से थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। अब मैं इस पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस पे, ठीक है। मैं आपको एक अच्छा सा प्रॉब्लम देता हूँ, इसको थोड़ा समझिए, मैं इसको सॉल्व करूंगा, देन आपको समझ आएगा। अभी एक्चुअली वही सवाल है क्लाउड वाला। मैंने आपको अभी क्लाउड का एक बताया था ना, वो बबल वाला, उसी से इंस्पायर्ड सवाल है। लेट से आपके पास ये ड्रॉप है, और मान लीजिए आपके पास ग्राउंड से जो हाइट है ना, लेट से वो 200 मीटर्स की है। 200 मीटर्स की हाइट है, एक ग्राउंड से यहाँ तक की हाइट 200 मीटर्स है। देन ये आपकी ड्रॉप क्या होगी, नीचे आएगी, गिरेगी गिरेगी गिरेगी। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, ये रियल केस है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियल, यहाँ पे कोई एजम्पशन नहीं है। तो एजम्पशन जहाँ रहते हैं वहाँ पे मानना पड़ दे रखा होता है, यहाँ पे मैं खुद बोल रहा हूँ रियल केस है। रियल केस मतलब एक्चुअल वही प्रॉब्लम है जो हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं, कि जब कोई बबल गिरते हैं तो हाइट के बाद वो हमेशा इक्वेशन ऑफ लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करती है। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन को ही फॉलो करती है, सॉरी मैंने गलत बोला, इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करेगी। बट वो रूल्स जो हम लोग पढ़े थे कि सिर्फ ए लगेगा, वो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वेरिएबल फोर्स नामक एक चीज आती है, ड्रैग फोर्स, जिसको एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो भी लगेगा। तो करेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन को ही फॉलो, लेकिन जो एक्सेलरेशन को मैं जी बोलता था हर बार, अभी वो नहीं है। क्योंकि जब मैं एयर रेजिस्टेंस को हटा देता हूँ तब इस पे नेट फोर्स mg लग रहा होता है, तब वहां पे एक्सेलरेशन जी होता है। बट यहाँ पे नेट फोर्स mg नहीं है। अभी आप समझिए कि आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी, कि जो एयर ड्रैग होता है हमेशा प्रोपोर्शनल टू वी होता है। ये आप लिख लीजिएगा नोट्स में, कि जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स होता है, प्रोपोर्शनल टू वी होता है। कैसा होता है सर? प्रोपोर्शनल टू वी। वी का क्या मतलब है, कि अगर ये ब्लॉक लेट से 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो हो सके इस पे कम फोर्स लगे, अगर ये 4 मीटर पर सेकंड चलेगा इस पे ज्यादा फोर्स लगे। वी के प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, प्रोपोर्शनल फोर्स पीछे उतना तगड़ा फोर्स लगेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक आपने खूब बड़ी चादर ले ली है बलून जैसा, ठीक है। आप उसको लेके धीरे धीरे चल रहे हैं, क्या इस पे कुछ फोर्स फील होगा? नहीं। लेकिन अभी इसी को आप एक बाइक पे लेके बैठ जाइए, या फिर लंबी सी कोई प्लेट ले लीजिए, फिर मिरर ले लीजिए अच्छा खासा एरिया का, आप उसको बाइक पे लेके बैठिए। अभी क्या होगा, जब आप बाइक पे लेके बैठेंगे, आप जब तेज वेलोसिटी से चलेंगे, फिर वेलोसिटी ज्यादा है, फटाखट एयर आके टकराएंगी, आपको अच्छा खासा फोर्स फील होगा उस केस में। मैंने खुद ट्राई किया था, आप भी ट्राई कर सकते हैं, पर ये मत करिएगा ट्राई। पर अगर आप देखें तो इस चीज को फील कर सकते हैं, कि हाँ सर, जब यही मिरर मैं लेके यहाँ पे खड़ा हूँ, लेट्स से मैं मिरर लेके खड़ा हूँ, क्या मुझ पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, वेलोसिटी जीरो है ना, तो मुझ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, केवी इज इक्वल टू जीरो। तो इस पे मुझे रेजिस्टिव फोर्स कुछ नहीं लग रहा। लेकिन जब मैं इसको लेके दौड़ने लगूंगा, चलने लगूंगा, तो एयर के पार्टिकल्स इस पे आके टकराएंगे, पर्टिकुलरली अपोजिट डायरेक्शन में। जब एयर के पार्टिकल्स इस पे आके टकराएंगे खटाखट, तो यहाँ पे क्या होगा, एक अच्छा खासा फोर्स फील होगा। मतलब एक बात तो समझ जाएगी कि एयर जो रेजिस्टिव फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू वी है। अच्छा, अगर ये आपको समझ आया प्रोपोर्शनल टू वी है, तो अभी आप ये क्वेश्चन करने के लाइक स्टेट पे आ चुके हैं। तो अब हो क्या रहा है, अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं किसी भी रैंडम पॉइंट, लेट्स से आपकी जब ड्रॉप यहाँ है, तो इसकी एफबीडी कैसी बनेगी? इसकी एफबीडी से बनेगी, इसका मास है तो इसके नीचे एक mg का फोर्स लगेगा, जो कि इसको ड्रॉप कर रहा है, जिसको नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले तो नीचे आएगी, क्योंकि पहले तो वेलोसिटी जीरो है ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ mg लग रही होगी। बट ये जिस समय नीचे आ रहा होगा, इस समय इसके पास वेलोसिटी आ चुकी होगी ना, ड्यू टू कोई फोर्सेस mg के कारण। तो यहाँ पे केवी का फोर्स ऊपर लगने लगेगा, क्योंकि पहले केवी जीरो था, अभी केवी वैल्यू आ रही है ना, एयर पार्टिकल्स तो मौजूद है हमारे इन्वायरमेंट में, तो केवी का फोर्स ऊपर आने लगेगा। तो अगर मैं इसकी नेट फोर्स की बात करूं, अगर मैं इसके नेट फोर्स की बात करूं, डाउन में कितना नेट फोर्स है? क्या एम जी माइनस के वी है? हाँ सर, एम जी माइनस के वी है, नेट फोर्स नीचे ही तो है। और यहाँ से कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनल वेलोसिटी का।
टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मेरा पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है। जब वो जिस समय पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी क्या हो रहा था, पहले जीरो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ठीक है, जैसे ये स्टेट आया, क्योंकि पहले तो केवी जीरो था, पहले केवी जीरो था, एमजी जीरो था, फिर केवी और बढ़ा, एमजी से पर कम ही है। जब तक ये नीचे कब तक आएगा? जब तक एमजी माइनस केवी है। एमजी माइनस के भी जब तक ग्रेटर देन जीरो है तब तक रिजल्टेंट फोर्स नीचे आएगा, तब तक ये नीचे एक्सेलरेट होता रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ये सब बात आपको तभी समझ आएगी जब आपके पिछले लेक्चर्स क्लियर होंगे। मैंने जब भी आपको एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बताया था कि कैसे कैसे वेलोसिटी बढ़ती है, कब कब केसेस में। ये नहीं कि एक्सेलरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी भी घटने लगेगी, नहीं। जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वो घटे चाहे बढ़े, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ती रहती है। तो एमजी माइनस के भी भले घट रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एमजी माइनस के भी घट रही है, पर है तो ओवरऑल पॉजिटिव ही। डाउनवर्ड में लग रहा है ना एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी बढ़ती ही रहेगी कंस्टेंटली। कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, ये एक स्टेट पे जाके, क्या ऐसा केस आएगा क्या, एम जी माइनस के वी बराबर हो जाएंगे? यानी एम जी माइनस के वी क्या था पहले, ग्रेटर देन जीरो था। फिर एक केस ऐसा आएगा कि इक्वल टू जीरो हो जाएंगे, क्योंकि के वी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना। तो ये वाले केस पे क्या होगा कि एम जी बराबर के वी हो जाएगा, और यही आपके टर्मिनल वेलोसिटी दे देगा, v इक्वल्स टू एम जी बाई के। इसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसको टर्मिनल वेलोसिटी क्यों बोलते हैं सर? तो मैं इसको बताता हूँ इसको टर्मिनल वेलोसिटी क्यों बोलते हैं। ये वो वेलोसिटी है, क्योंकि जरा सोचिए इसके बाद क्या होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे केवी बराबर एमजी हो गया, क्या इस ड्रॉप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं सर। क्या इस ड्रॉप पे अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल या नेट फोर्स है? अभी अभी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्यों नेट फोर्स जीरो हो जाएगा? ऊपर का केवी नीचे का एमजी बराबर हो गए, मतलब इस ब्लॉक पे कोई फोर्सेस नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो। तो मैंने आपको बताया जब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो है तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू यू, ए की वैल्यू जीरो, तो v इक्वल्स टू यू, ऑलवेज v बराबर u होगा। आप यहां से लेकर के ग्राउंड तक किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, इसकी वेलोसिटी v v v v v ही मिलेगी, हर पॉइंट पे v v मिलेगी। यही कारण है कि हमें जब बुलेट नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी बुलेट, सॉरी, जब ड्रॉप नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी बुलेट की तरह एक्ट नहीं होती है, हम वो इतना हार्म नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो एयर में ही ना एक कांस्टेंट वेलोसिटी को रीच कर लेती है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ती है, यहीं तक बढ़ी है, यहाँ तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई है। लेकिन जैसे ही केवी बराबर एमजी हो गई, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, रुक गई। इसकी वेलोसिटी बढ़नी रुक गई, रुक नहीं गई, वेलोसिटी बढ़नी रुक गई। अब कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे आएगा। अब आप सोचेंगे सर एमजी तो लग रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। अरे तो वही तो प्रूफ करा है ना हमने अभी अभी, कि एमजी लग रहा है पर उसके अपोजिट में केवी भी तो लग रहा है उसके बराबर, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना। तो ये बिल्कुल नॉर्मल के स्प्लिट हो गया, अब ये नॉर्मल बन गया कि सिंपल कांस्टेंट वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी से चलता जा रहा है नीचे। तो इसका क्वेश्चन तो आई थिंक टर्मिनल वेलोसिटी समझ आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। देन हम इसकी एनालिसिस करते हैं कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे क्या आया था, v इक्वल्स टू एम जी की वी एक्स को मैं क्या बोल दूँ, टर्मिनल वेलोसिटी बोल देता हूँ ना। ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल भी, तो इसको टर्मिनल भी बोलते हैं। अब इसके हम थोड़े से बात करते हैं कि जो mg है तो नीचे है, कि kv को साइन कैसा दूं। अगर मैं लाइक फोर्सेस लिखूं तो फोर्स को साइन कैसे दूंगा? देखिए फोर्सेस का साइन कैसे दूंगा, जो नेट फोर्स है वो कैसे लिखेंगे, क्या समेशन ऑफ फोर्सेस ही नेट फोर्स होता है? तो mg डाउनवर्ड है, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, तो mg आएगा पॉजिटिव, बट kv अपवर्ड है। केवी कैसा है, अपवर्ड। तो जो रेजिस्टिव फोर्स आएगा, रेजिस्टिव फोर्स या माइनस का केवी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का अपोज कर, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होता है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना उसके नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी तो नीचे आ रही है ना, वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर तो नीचे है, वी वेक्टर तो नीचे है, बट जो केवी है वो ऊपर लग रहा है। तो इसलिए जब भी रेजिस्टिव फोर्स की बात करी जाती है तो यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनल भी बताया था ना आपको। तो अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें पता है ना कि जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड होता है के और वी, लेकिन ये नेगेटिव का होगा, ठीक है, माइनस ऑफ केवी हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे केवी का यूज किया था, माइनस केवी बोला था। आपका डाउट रहा होगा ना सर, आपने तो प्रोपोर्शनल बोला फिर भी आपने माइनस केवी या फिर केवी कैसे बोला? तो केवी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, माइनस केवी इसलिए आ रहा है क्योंकि वो वी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी तो आपको समझ आ चुकी है। अभी मैं इसकी एक्सेलरेशन लिखता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसका एक्सेलरेशन लिखता हूँ। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन लिखूँ, ये आज ना पेन थोड़ी लैग कर रही है। ओके, यस।
एज इक्वल्स टू, मैं लिखूं तो बताइए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे इस पे लग रहा था mg माइनस का kv। क्या अगर मुझे एक्सीलरेशन लिखना है तो नेट फोर्स क्या होता है, m इंटू ए के बराबर होता है ना नेट फोर्स। तो नेट फोर्स ma आ गया, तो जो नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, mg माइनस का kv डिवाइड बाई m। तो यहाँ से मैं a लिख सकता हूँ, m से m कट जाएगा, g माइनस का kv डिवाइड बाई m। ये क्या है, ये नेट एक्सेलरेशन है पार्टिकल पे। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन है। कब ये नेट एक्सेलरेशन लग रहा है सर, ये नेट एक्सेलरेशन लग रहा है जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ट्रीट हो रहा था। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, इसमें नेट एक्सेलरेशन कुछ तो होगा ना, तो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे है। जब वो v क्या हो जाएगा, जब वो वी एम जी बाई के बराबर हो जाएगा तब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से कोई चीज समझ आ रही है, जो एक्सेलरेशन है वेरिएबल है, इसलिए मैं बोल रहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन पे डायरेक्टली नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की बात तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई, वी तो ए तो जीरो हो गया, तो ए जीरो हो गया तो ऑब्वियसली बात है वी बराबर ही इक्वेशन ऑफ मोशन लग जा रही है। लेकिन जब तक क्रिटिकल वेलोसिटी अटेन नहीं हुई है तब तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। आप यहाँ से देख लीजिए, डिक्रीजिंग समझ भी आ रहा है कि पहले तो जी लग रहा था, लेकिन के वी बाई एम से घट रहा है, मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी जी माइनस ए घटता जाएगा पूरा वैल्यू, तो ए की वैल्यू घटती जाएगी, मतलब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाने वाला केस बनता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट बेसिक से चलते हैं। तो मुझे पता है इस एक्सेलरेशन को मैं सिंपल dv बाई dt भी लिख सकता हूँ। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, मैं इस एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी तो लिख सकता हूँ, यही तो वो एक्सेलरेशन है। जब मेरे पास पार्टिकल क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो वेरिएबल है v के साथ वेरी कर रहा है, तो मैं इसका dv बाई dt का रिलेशन खोज लिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, लाइक इंटीग्रेटिंग टर्म को मैं एक तरफ लेना चाहता हूँ ना, तो पहले बात ना कि इसको आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए था, एलसीएम के फॉर्म में रहने दीजिए, एलसीएम के फॉर्म में ज़्यादा बेटर सॉल्व हो पाएगा। इसको एम जी माइनस के वी के फॉर्म में रहने दीजिए, डिवाइड बाई एम कर लीजिए, देन ये करिए डी वी बाई डी टी। ठीक है, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपसे सवाल आई थिंक पूछना भूल गया था क्या, सवाल क्या था कि v का रिलेशन चाहिए था मुझे, ये जो v है ना, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ये मुझे चाहिए था। आई थिंक मैंने नहीं बताया होगा। एक्चुअली ये सवाल क्या था पूरा रजिस्टिव फोर्स में, कि मुझे v का फंक्शन बताइए टाइम के साथ v कैसे वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ मोशन तो लगा नहीं पाऊंगा। तो मुझे v का फंक्शन चाहिए था, इसलिए मैंने क्या करा, पहले मैं इस पे नेट फोर्स लिखा, नेट फोर्स से इसका नेट एक्सलेशन लिखा, नेट एक्सलेशन से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको पिछले सेशन में से क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं जस्ट वेलोसिटी निकालने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तभी मैं इसको dv बाई dt कर रहा हूँ कि इधर तो v वाली टर्म है और इधर dv बाई dt हो जाएगी, तो इंटीग्रेट करके v जो फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा ना, तो मुझे यही तो चाहिए था। और देन जहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो गई है, बस मैं यहीं तक टाइम निकाल रहा हूँ, क्योंकि जहां तक टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो गई है उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है टाइम आप कुछ भी कर लीजिए, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी सर, mg बाई kv रहेगी, mg बाई k रहेगी। ये तो टर्मिनल वेलोसिटी के बाद तो ये कंडीशन ही हो जाएगी ना, यहाँ पे रीच हो जाएगी जो ब्लू वाली कंडीशन है, जहाँ तो समझ आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर ना तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ना तो इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करने वाली वेलोसिटी, इक्वेशन वेलोसिटी एक अलग ही वे से चल रही है। ठीक है, जस्ट ओके। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ तक मैं आपको बता दिया कि इस टर्मिनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, उसके पहले की मैं जस्ट वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा लाइक एक टर्म को सेपरेट करता हूँ, अपने रिक्वायर्ड टर्म की तरफ ले जाता हूँ, इंटीग्रेटिंग टर्म को सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, जो जो इंटीग्रेट होने वाले हैं। अच्छा, पेन बहुत ज़्यादा ही लैग कर रही है। ठीक है, तो मैं डी टी वाली टर्म को, अच्छा जो के वी वाली टर्म है, को एक तरफ ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाई एम डी टी। ठीक है, 1/m dt इस पूरे का इंटीग्रल, जस्ट एक सेकेंड ना। ओके, सो आई थिंक अभी ठीक होगा। हाँ, अभी ठीक है। तो 1/m dt का इंटीग्रल इस तरफ कर लिए, देन मैंने रेस्ट टर्म को उस तरफ dv के नीचे भेज, dv वाली टर्म को dv के नीचे भेज दिया, तो dv बाई mg माइनस का kv आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग टर्म मैंने सेपरेट कर ली। अब लिमिट्स का ध्यान देते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं। तो लिमिट क्या है बताइए, देखिए जब मेरा टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो थी, क्योंकि मेरा क्लाउड से जस्ट वो स्टार्ट हुआ था ना अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी ना, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो।
तो यहाँ पे 0 हो गया। देन मैं इसको टाइम t के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और किसी भी रैंडम टाइम t पे क्या होगा, इसके पास रैंडम वेलोसिटी v होगी, तो मुझे चाहिए v हो जाए फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं इसको v बोल दूँ, इसको मैंने सिंपल v बोल दिया। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो देखिए 1/m तो क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/m तो ऐसे ही रहेगा, dt का इंटीग्रल t आ जाएगा, और लिमिट जाएगी मेरे पास 0 से t। और अगर मैं इस तरफ देखूंगा, तो ये आपका फॉर्म बन रहा है ln वाला, क्योंकि 1/kv वाला फॉर्म है ना यहाँ पे सिंपल। तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ mg माइनस ऑफ kv डिवाइड बाई, क्योंकि v की कोफिशिएंट है माइनस के, तो माइनस के से डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, ये आपका इस तरफ आ गया। देन लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लिमिट जाएगी 0 से लेकर के v। ओके, आई थिंक यहाँ तक सही कर रहा हूँ क्या सब कुछ। ठीक है, फिर मैं इसकी लिमिट को पुट कर लेता हूँ। अगर लिमिट पुट कर लो तो 1/m फाइनल माइनस इनिशियल, तो t माइनस 0 t ही आ जाएगा। इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/k, तो देखिए कांस्टेंट है सब में, लेकिन जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ln ऑफ, फाइनल लिमिट पुट करूंगा तो mg माइनस ऑफ kv, v की जगह वही आएगा ना, माइनस इनिशियल लिमिट पुट करूंगा तो ln ऑफ mg, v की वैल्यू 0, तो mg माइनस 0 तो 0। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ, एक लॉग की प्रॉपर्टी का लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a बाई b। तो मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 1/k ln ऑफ mg माइनस ऑफ kv डिवाइड बाई mg। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, यह है t/m का वैल्यू आई है ना। मुझे क्या चाहिए था, मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए था, तो टी एज ए फंक्शन ऑफ वी है, तो ये नहीं चाहिए मुझे। अब मैं वी को चाहता हूँ कि सेपरेट करूँ, मैं वी को सेपरेट करता हूँ एक डायरेक्शन में, ताकि मुझे वी दिखे एक तरफ, और एक तरफ पूरी टर्म दिखे जिसमें टी होगा। तो बस इसको सेपरेट करना, बेसिक मैथमेटिक्स है, सिंपल। तो सारी टर्म को एक तरफ कर लीजिए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं ln, इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ ताकि सेपरेट करने में आसानी रहेगी, एम जी माइनस ऑफ के वी अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू, इसको ना उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो कैसा आ जाएगा, इस तरफ तो आ गया होगा माइनस ऑफ के टी, ठीक है, डिवाइड बाई एम। अब लॉग हटाते हैं, एंटी लॉग के हेल्प से, तो क्या आएगा, जब मैं लॉग हटाऊंगा जब मैं लॉग हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा बताइए, एम जी तो इसी तरफ आएगा, माइनस का के वी डिवाइड बाई एम जी आएगा, लेकिन उस तरफ एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा ना पूरी टर्म, तो ई की पावर माइनस ऑफ के टी डिवाइड बाई एम। तो यहाँ से अभी मैं फिर से, क्योंकि एम जी फिर से डिनोमिनेटर में चला गया, तो फिर से इसको इस तरफ भेज दूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी एम जी माइनस ऑफ के वी दिस इज इक्वल्स टू एम जी ई की पावर माइनस ऑफ के टी डिवाइड बाई एम। ठीक है, फिर मुझे v चाहिए ना, तो अभी सेपरेट कर लेते हैं एक तरफ। तो फिर से मैं इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। क्या आ जाएगा, एम जी माइनस का एम जी ई की पावर माइनस ऑफ के टी डिवाइड बाई एम, एंड दिस इज इक्वल्स टू के वी, क्योंकि उस तरफ प्लस के वी हो जाएगा। v चाहिए था, कैसे डिवाइड कर लेता हूँ, तो v आ जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ। एम जी देखिए, आपको पूरा एम जी कॉमन है, तो एक एम जी को कॉमन कर लेता हूँ, एम जी कॉमन हो जाएगा, 1 इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ के टी डिवाइड बाई एम होल डिवाइड बाई के। ये जो है ना आपके पास, ये वो वेलोसिटी है फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, अगर आप टाइम टी को बदलते जाएंगे, ये वाली वैल्यू आपके पास वेलोसिटी बदलती जाएगी, और इस फंक्शन को फॉलो करेगा वेलोसिटी, ना कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वो नहीं लेगा कि सर ए निकाल लिया तो वो रख देता हूँ, नहीं, यहाँ पे वेरिएबल है, तो आपको ये समझना था। अभी एक काम कर सकते हैं, मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट करके दिखा सकता हूँ आपको, तो एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन दिख रहा है ना, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको अगर पॉसिबल ट्रीट कर लूंगा, उसको बता दूंगा। तो पूरा क्वेश्चन था आपके पास कि ड्रॉप जब ड्रॉप हो रही है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी का रिलेशन बताइए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया टर्मिनल वेलोसिटी, आपके देखिए क्वेश्चन के थ्रू ही नए नए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का पता चला, रेजिस्टिव फोर्स का पता चला, कैसे इक्विलिब्रियम लिखते हैं उसका पता चला। देन इसमें अब पीछे वाली चीजें भी ऐड हो गई, कि मैंने आपको कैसे बताया था कि जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी को कैसे इक्वेट करते हैं, बेसिक से कैसे सॉल्व होता है, मैंने आपको वो सब बता दिया था। तो उन सब चीज़ों का भी यूज हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं इसके ग्राफ पे। तो एक सेकेंड, लेट मी ऐड अ न्यू पेज। ठीक है, तो ये भी आ चुका है। अभी इसके ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो ग्राफ में कौन कौन आएगा सर? एक तो टी आएगा जिसका फंक्शन है वी। तो अगर इस ग्राफ को समझ पा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, तो बेसिक मैथमेटिक्स आपने आई थिंक ये पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है ना, वो बेसिकली ऐसे होता है आपका। एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो ऐसा होता है कि पावर टी। अब यहाँ पे ऑपरेशंस लगाएंगे कि हम इस ग्राफ तक पहुंच पाए। पहला ऑपरेशन क्या है? यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे लेट्स से वी की पावर टी है, मैं यहाँ पे कुछ कांस्टेंट बोला के बाई एम भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो अगर मुझे टी में नेगेटिव करना है तो क्या टाइम के बाद रिवर्सल हो जाएगा? क्या रिवर्सल? हाँ सर, रिवर्सल हो जाएगा। तो अगर ये रिवर्सल मैं इसको कर दूं, ठीक है, टी के बाद मैं इसको रिवर्सल कर दूं, इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसा। ये किसका आ जाएगा सर? ई की पावर माइनस ऑफ एटी का ग्राफ। देन देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन है पूरे फंक्शन में, तो इस पूरे को नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे को नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज आ जाएगी ना, रेप्लिका। तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा सर? इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा ग्राफ सर? माइनस ऑफ ई पावर माइनस ऑफ एटी। ए क्या है? के बाई एम के बारे में, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। देन इसको क्या करना है? इस पूरे में देखिए वन का मैं एडिशन कर रहा हूँ, मैं इस पूरे में वन वैल्यू ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इनमें इसमें वन की वैल्यू पूरी ऐड कर दी है, मैं इसको टच कर सकता हूँ क्या? लेट मी चेक। ये ऐसे उठ के ऊपर नहीं जा पाएगा ना? ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ? वन की वैल्यू ऐड करता हूँ। तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे, ये वाला पार्ट क्या होता है अगर आपको पता है? एक सेकेंड। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला वैल्यू जीरो होता है, ये वाला वैल्यू वन होता है ना, इससे टी की वैल्यू जीरो रख दिया आपने, तो ई की पावर कुछ भी हो, जब टी जीरो हो गया तो ये वाला पार्ट वन हो जाएगा। ये वाला पार्ट वन हो जाएगा, तो इसका रेप्लिका क्या आ जाएगा? माइनस वन। ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो इसमें प्लस वन ऐड करूंगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे उठ के चला जाएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसे उठ जाएगा ना, प्लस वन ऐड कर, वैल्यू वन नीचे थी, इसमें वन जोड़ दिया था, एक वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ओरिजिन पे आ जाएगी। देन मैं इसमें के का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? एम जी बाई के। ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, इसको लेट से बी बोल दीजिए। तो अगर मैं इसका नेट ग्राफ बनाऊं, तो ये ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, लेट से ऐसा बन जाएगा, पर आएगा तो सॉरी ओरिजिन पे ही आएगा, आएगा ओरिजिन पे ही, बट स्ट्रेच हो जाएगा। लाइक आपने वन जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो में 10 मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई करें, है तो जीरो ही ना। कि ग्राफ स्ट्रेच होगा, श्रिंक होगा, जो भी होगा, पर ये हमारा ओरिजिन से ही पास होगा, तो ये ग्राफ तो ओरिजिन से पास होगा। और नेचर यही रहेगा कि यहाँ पे कांस्टेंट होता है ना, देखिए टेंडिंग टू कांस्टेंट था, तो यहाँ पे टेंडिंग टू कांस्टेंट हुआ, देन यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, देन स्ट्रेच करने के बाद ऐसे श्रिंक करने के बाद और कांस्टेंट हो जाएगा। ओवरऑल ग्राफ आपका ऐसा जाके कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, टी कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर, टी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर टी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैं इस वाले टी को हटा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल हटा सकता हूँ। इतने टी को मैं हटा लेता हूँ, जो नेगेटिव वाला पार्ट है, कि नेगेटिव में कभी टाइम होगा नहीं। तो आपका जो बेसिक ग्राफ है ना, ईवी की पावर एटी, वो वाला ग्राफ आ गया। और देखिए आपको यहाँ पर ग्राफ से भी दिख रहा है कि हमारी जो वेलोसिटी है ऑलमोस्ट टेंडिंग टू कांस्टेंट हो चुकी है ना, पहले वो बढ़ती है। ये जो इक्वेशन है ना, देखिए इसी यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, ये इसी इक्वेशन को फॉलो करिए वेलोसिटी। और किसी एक पॉइंट पे जाने के बाद जो कि टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाती है, तो उसको अप्रोच करने लगती है, टर्मिनल वेलोसिटी को अप्रोच करने लगती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर मैं इस वेलोसिटी को पूछूं तो कितना आ जाएगा? वही वाली वेलोसिटी जो हमने पीछे निकाल रखी है, पीछे निकाल रखी थी ना टर्मिनल वेलोसिटी, वही तो कांस्टेंट वेलोसिटी है एम जी बाई के। देखिए मैंने बता भी रखा आपको कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी इस रीजन में। यहाँ तक बढ़ रही थी वो स्लोप वाला पार्ट, देन कांस्टेंट हो गई थी ना ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे एम जी बाई के पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, मतलब बहुत ही कम बढ़ेगा, ठीक है। एम जी बाई के, मतलब ये टी टेंडेंट टू इनफाइनाइट पे जाके एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी कभी रीच नहीं हो पाती है। मतलब ये इनफाइनाइट, जैसे टी टेंडेंट टू इनफाइनाइट है ना, अगर देखिए इसमें रखिए टी टेंडेंट टू इनफाइनाइट, अगर टी टेंडेंट टू इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वन माइनस जीरो, वन माइनस ई, सॉरी वन माइनस ई की पावर जीरो, जो कि वन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप टी को, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अगर आप टी को इनफाइनाइट रखेंगे तो वन माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किसको टेंड करता है सर? जीरो को। तो वन माइनस टेंडिंग टू जीरो, क्या पूरा टर्म टेंडिंग टू वन हो गया? हाँ सर। तो ये एम जी बाई के को पूरा वी टेंड करने लगेगा, वही तो बता रहा है कि टी टेंडिंग से इन्फिनिटी होगा, ये आपका पूरा एम जी बाई के को टेंड करेगा। तो क्या एक्चुअल में टर्मिनल वेलोसिटी कभी रीच ही नहीं होती है? मतलब बोल सकते हैं कि अप्रोचिंग है। जैसे अप्रोचिंग का क्या कहने का मतलब है कि जब आपकी ड्रॉप निकल रही है ना, यहाँ पे जब ये ड्रॉप निकल रही है, तो इस टाइम तक मैंने बोला ना कि इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। अचीव होने का मतलब है
कि टर्मिनल वेलोसिटी बिल्कुल mg के बराबर ही है ये जंक्शन है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम होगा, लाइक 0.0000000 मतलब 10 20 बार 0 एक बार 1। तो समझ कितना डिफरेंस है इतना। टेंडिंग का मतलब ही क्या है, इनफाइनेटली स्मॉल, बहुत छोटा स्मॉल का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट हम अगर कोई पूछेगा टर्मिनल वेलोसिटी तो यही बताएंगे, v बराबर mg/k। बट एक्चुअल में टर्मिनल वेलोसिटी क्या रीच हो पाती है, एक्चुअल क्या ये नंबर एक्चुअल फिक्स्ड है mg/k? नहीं, इससे जस्ट छोटा, जस्ट छोटा मतलब कि v माइनस इसका लिमिट में हम मतलब समझेंगे कि v के ऊपर जब हम माइनस लगाते हैं इसका मतलब जस्ट v से छोटा, मतलब ये नंबर कुछ यहाँ होगा। अगर v यहाँ पे रेल लाइन में, तो इसके जस्ट पीछे वाला नंबर आप देख भी नहीं सकते, इतना मिडल गैप, इतना माइनर गैप है। तो क्या रहा है, यहाँ तक तो बहुत बड़ा गैप था, यहाँ तक तो वेलोसिटी सिंपल ऐसे फॉलो हो रही थी। जो ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे ये वाला कर्व मिलेगा आपको, जो ऐसा टेंडिंग टू mg/k है, ये वाला रीजन है। तो ये बड़ा, अगर मैं इस पूरे को कंबाइन कर दूं, तो पूरे कंबाइन होके ऐसा हो गया ना। तो जो बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस है वो ये वाला रीजन है। बट जो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है, बहुत स्मॉल चेंज हुआ है, तो वो ये वाला रीजन है। तो अभी हम बोलेंगे सर अगर टर्मिनल वेलोसिटी रीच ही नहीं हुई तो हमारा फोर्स जीरो कैसे हो गया? अरे मैंने बोला ना कि टेंडिंग टू जीरो, मतलब आप नेट फोर्स लिखें तो mg माइनस का kv, तो जस्ट kv से छोटा है ना, मतलब mg सोचिए कितना छोटा वैल्यू है, mg कितना छोटा वैल्यू है। mg लाइक अगर kv जस्ट इक्वल टू जस्ट छोटा नंबर, तो mg भी तो बहुत छोटा नंबर होगा, 0.000 हजार 2000 बार जीरो एक बार वन आ गया। तो इतना छोटा फोर्स का अगर आप एक्सप्रेशन निकाल भी लेंगे ma, तो क्या आ जाएगा, a डिवाइड बाई ये पूरा नंबर, देन अगेन से m और छोटा, मतलब कितना छोटा एक्सेलरेशन, इतना हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इसलिए इसको टेंडिंग टू जीरो बोलते हैं एक्सेलरेशन को। आई थिंक आपको लॉजिक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो जीरो, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यही बोलना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, कि यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो चुकी है, इसके बाद एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है, तो ये पूरा प्रोसेस कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा। पर एक्चुअली अगर मैं ग्राफ दिखाऊं आपको, ग्राफ से ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि जब मैं वेलोसिटी का फंक्शन निकाल रहा हूँ तो वेलोसिटी का फंक्शन एक्सपोनेंशियल आ रहा है। एक्सपोनेंशियल क्या, कि पहले तो लार्ज चेंज हुआ लेकिन इस स्टेट के बाद चेंज बहुत छोटा हो गया, इनफाइनाइटली स्मॉल। यहाँ से यहाँ चेंज नहीं हुआ है, हुआ है चेंज, तो हुआ है। अगर आप चेंज दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ये वाला चेंज और ये वाला चेंज बहुत छोटा सा डिफरेंस है। पर यहाँ पे देखिए इनके बीच डिफरेंस देखिए, इनके बीच डिफरेंस कितना ज्यादा है ना, जबकि टाइम का गैप भी बहुत छोटा, पर यहाँ पे टाइम का गैप इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम में बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है सर? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन टेंडिंग टू जीरो है ना, टेंडिंग टू जीरो, पर एक्सेलरेशन तो है बहुत छोटा सा है, तो उस छोटे एक्सेलरेशन के कारण ये छोटा सा गैप आ रहा है। बट वो टेंडिंग टू जीरो है, इसलिए मैं इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल सकता हूँ। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोला है, तो किसको अप्रोच कर रहा है, वो टेंडिंग टू जीरो को अप्रोच कर रहा है, पर मैंने इक्वल टू जीरो बोल दिया, तो टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी है मैंने अप्रोच करा रहा हूँ, mg/k को अप्रोच कर रहा हूँ। एग्जैक्ट mg/k नहीं अटेन हुई है, ये अप्रोचिंग है, टेंडिंग टू अप्रोचिंग है ना। ग्राफ आप देख रहा होगा अप्रोचिंग, जगह होगा आपने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी देखा होगा। तो मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, अगर ये वाला ग्राफ देखिए, क्या क्या जीरो है? ये जीरो कभी नहीं है, ये टेंडिंग टू जीरो है, ये टेंडिंग टू जीरो, ये जो ग्राफ जा रहा है आप पे कभी मिलेगा नहीं, टेंडिंग टू जीरो जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। आई थिंक पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको कहीं भी डाउट है तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, है ना। अगर मैं उसको देखूंगा तो बिल्कुल मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि क्वेश्चन क्या था, कि जब भी कोई बबल क्लाउड से निकलती है तो उसकी वेलोसिटी मुझे टाइम के साथ बताइए, कि टाइम के साथ की वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक तो हो गया। अभी क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट आइए करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। लेट मी चेंज कलर। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। अभी तक आपने देखा, अभी तक आपने देखा, क्या देखा, कि ड्रॉप नीचे गिर रही थी, फोर्स ऊपर लग रहा था, एमजी का फोर्स बोला, क्या इसका अपोजिट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या इसका अपोजिट होगा सर? कि मैं यहाँ से किसी चीज को प्रोजेक्ट करूं। अब यही वाला लॉजिक, जब आप बुलेट फायर करते हैं, जब आप बुलेट फायर करते हैं तो केबी तो मतलब बहुत छोटा एयर रेजिस्टेंस होता है, वहां पे मत जाइए, उसमें अच्छा खासा एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता है। लेकिन अगर आप दूसरी बात सोचिए, जैसे फुटबॉल हो गया ना, फुटबॉल पे एयर ड्रैग अच्छा खासा लग जाता है। ठीक है, तो फुटबॉल पे अच्छा खासा ड्रैग लग जाता है। जैसे कोई भी चीज़ है जहाँ पे मैं रियल केस की बात कर रहा हूँ, जब मैं उसको एक्चुअली में यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूँ, तो आपने पिछले सेशंस की बात करी होगी, तो उसमें सिंपल क्या लगाते थे हम लोग, कि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, देन जीरो वेलोसिटी होगा। ये मैं आगे दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आगे है, मैं इस पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने आगे लेके आया। 2D मोशन ही है, 1D मोशन ही है, मतलब एक्चुअल में ग्राफ ऐसा है, ये पार्टिकल ऊपर गया, रुका, देन नीचे आ गया।
अब इसमें समझ ही नहीं आएगा ना कब ऊपर का कब नीचे का, इसलिए मैं इसको ऐसे दो तरीके से दिखा रहा हूँ, आने जाने का दो पाथ अलग अलग था, पर दोनों पाथ अलग अलग नहीं, एक ही पे है। आपने इसको फेंका तो इसी पाथ पे नीचे आएगा ना। तो ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ बस, कि फिर ये रुकेगा, फिर यहाँ पे पार्टिकल नीचे आएगा, फिर यहाँ पे अगेन से यू हो जाएगा। बट ये कब होता है, जब एयर ड्रैग नहीं होता था। तो सिंपल मैं किस, ये सब जितनी स्टडीज है आपने देखा कहीं भी एयर ड्रैग की बात नहीं हुई थी। तो सिर्फ और सिर्फ एमजी का फोर्सेस नीचे लग रहा होता है, हर बॉडी पे एमजी का फोर्स नीचे लग रहा होता है, तो सारी स्टडीज तब के लिए वैलिड है। लेकिन एक्चुअली में जब मैं इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वी के साथ, तो वेलोसिटी है, एयर पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, एयर पार्टिकल्स इसको टक्कर मारेंगे, एयर ड्रैग देंगे, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स केवी का आएगा क्या सर? हाँ सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, तो ये सोचना है अभी आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल रियल केसेस की बात कर रहे हैं। क्योंकि एडवांस में देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है ना, कंडीशंस को लाइक वो मतलब बहुत कम करने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ प्रैक्टिकलिटी में जब रोटेशन में भी पढ़ेंगे, आइडियल पुली बहुत कुछ पढ़ते हैं, पर जब लोग कभी भी एडवांस का क्वेश्चन का पेपर देखेंगे तो वो जनरलाइज मतलब वो अप अजम्पशंस को हटा देते हैं, है ना। मास वाली स्ट्रिंग ले लेंगे, आपने जितनी स्ट्रिंग पढ़ते हैं आप पूरे काइनेमेटिक्स में, आपका वैसा क्या होती है, वैसे एलएलएम में उसकी क्या होती है, मासलेस स्ट्रिंग होती है, वो मास वाली स्ट्रिंग ले लेंगे, फ्रिक्शन ले लेंगे, जो पुली है उसका मास ले लेंगे, मतलब सब कुछ वो जस्ट वो हटाते हैं, क्योंकि वो रियल कंडीशन आपको एक्चुअली फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि वो रियल केस में अप्लाई ही तो करना है। तो उसको अप्लाई करने के लिए पहले आपको अजम्पशंस को पढ़िए। अजम्पशन पढ़ना आसान है, आपने अजम्पशन पढ़ा था ना, कितना आसान था, सिर्फ एमजी को लगाइए। अभी पिछला क्वेश्चन देखिए क्या था, कुछ क्वेश्चन नहीं था पिछले में, पिछला कोई क्वेश्चन था? अगर आपको पिछला क्वेश्चन दिखाऊं तो ये कोई क्वेश्चन था क्या? कोई बबल बबल है जो कि नीचे आ रही है, तो सिंपल v इक्वल टू प्लस एटी, वी आगे मतलब एक लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं, v इक्वल टू प्लस एटी, खत्म क्वेश्चन, यही था वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन जस्ट एक मैंने एक टर्म ऐड किया, एयर ड्रैग, कितना लंबा सवाल गया, इंटीग्रेशन हुआ, कितनी भयानक टर्म आई, कितना अच्छा ग्राफ बना। तो जब आप प्रैक्टिकलिटी जाते हैं चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, उस कॉम्प्लेक्स को पढ़ने के लिए आपको बेसिक अजम्पशंस पहले करने आने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहले बेसिक्स पढ़ते हैं, देन हम लोग अजम्पशंस को हटाने की कोशिश करते हैं। तो अब वही सवाल है कि यहाँ पे वो तो आसान था, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब मैं इसको वी से ऊपर फेंक रहा हूँ तो केवी नीचे भी तो आ रहा है। तो जब ये केवी नीचे आ रहा है तो इससे एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो गया ना केवी का। अच्छा, अगर ये केवी का एक्स्ट्रा फोर्स ऐड होगा, अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, तो रजिस्ट्रिव फोर्स तो मैंने बताया ही था आपको, रजिस्ट्रिव फोर्स माइनस का केवी होता है। माइनस केवी का क्या मतलब, कि वेलोसिटी जिधर भी है वी वेक्टर उसके नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वी वेक्टर भी ऊपर था ना, वेलोसिटी मैंने ऊपर प्रोजेक्ट करा था, तो केवी का इस पे एक्स्ट्रा फोर्स नीचे लगेगा, और ये वेरिएबल है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अभी तो क्वेश्चन था कि ड्रॉप्स का वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। अब वो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे से बता दिया है, दिखा दिया है। अब ये आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करिए एटलीस्ट, ठीक है। ये आपका खुद का एग्जाम्पल है, इससे होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क नहीं सॉल्व करा ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर सॉल्व नहीं कराया आपने। तो बड़ा सोच लीजिए, मैं इसको क्वेश्चन में चाहता हूँ कि आप ये खुद सॉल्व करें, तो इस क्वेश्चन को प्लीज खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। सिर्फ वही काम है, आपको बस डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर देना। जो आपने वहां पे एयर ड्रैग ऊपर लगाया था, अभी एयर ड्रैग एमजी के साथ लगेगा। वहां पे क्या हो रहा था, एयर ड्रैग एमजी को अपोज कर रहा था, पर यहाँ पे एयर ड्रैग एमजी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वेलोसिटी ही अपोजिट है। बट जाने वाले केस में, आने वाले केस में वही वाला केस बन जाएगा, ड्रॉप वाला, तो फिर एमजी नीचे केवी ऊपर। बस इन केसेस को समझिए थोड़ा अच्छे से, सॉल्व कर लीजिए एक बार। अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व करने ही जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है पिछली बार की तरह, मैं इसमें बता देता हूँ पहले, कि v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है आपको, ठीक है। कंडीशन है कि रियल केस है ये, रियल केस मतलब कि एयर ड्रैग है यहाँ पे, एयर ड्रैग लेना है, एयर रेजिस्टेंस लेना है आपको। तो ठीक है, मैं अभी इसके सोल्यूशन पे चलता हूँ। लेट मी चेंज अ कलर, आई थिंक ये गुड है क्या? हाँ ठीक है। तो सोल्यूशन पे देखिए, तो मैंने आपको एफबीडी बना के दिखा दी थी ना। एफबीडी क्या था सर, एमजी ऊपर आ रहा था, वी वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट करा था, तो एक केवी का एक्स्ट्रा फोर्स आएगा। तो मुझे बताइए नेट फोर्स क्या होगा, अगर मैं पार्टिकल पे नेट फोर्स लिखना चाहूँ, तो पार्टिकल पे नेट फोर्स जो आ जाएगा, वो आ जाएगा एम जी प्लस के वी, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो एक्सलेशन कैसे निकालते हैं, एम जी को एम ए से इक्वेट कर लेते हैं, तो एम ए, तो जो ए नेट आ जाएगा, ए नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम जी प्लस ऑफ के वी डिवाइड बाई एम। अगर आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन और आपको समझ आ रहा हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि ये वही वाला एक्सप्रेशन है जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना, वही वाला एक्सप्रेशन है। कि यहाँ पे देखिए माइनस के बदले प्लस आ चुका है, क्या बता रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी जैसे 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 वेलोसिटी जो भी आपके पास ए नेट उसके प्रोपोर्शनल है, एम जी प्लस के वी है, तो एम जी से तो एक्सलेशन ज्यादा ही होगा डाउनवर्ड में, ठीक है। ओवर डाउनवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो सब पूरा का पूरा डाउनवर्ड में ही है। ओके, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ,
अब इस एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका है, क्या मैं इसको डीवी बाई डी टी लिख दूं? क्या मैं इसको डीवी बाई डी टी लिख दूं? नहीं सर, ये अगर आपने ये किया तो ब्लंडर कर दिया आपने, क्योंकि एक्चुअली में एक्सप्रेशन ये है ही नहीं। आपको दो अजम्पशन मानने हैं, अजम्पशन आपको दो तरीके यहाँ पे है ना। अगर आपने v को ऊपर पॉजिटिव बोला है तो पहली बात तो एक्सीलरेशन है, तो मॉड्यूलस था ना, मैंने निकाला था जस्ट नीचे एक को पॉजिटिव मान के। पर अगर आप v ऊपर पॉजिटिव मान रहे हैं तो mg, जो भी फोर्स लग रहा है mg प्लस की, तो नीचे डाउनवर्ड नेगेटिव फोर्स है ना, वो पूरा पूरा नेगेटिव फोर्स है। तो क्या मुझे इस पूरे में नेगेटिव एक ऐड करना चाहिए? हाँ सर, कर लेना चाहिए नेगेटिव। क्यों नेगेटिव ऐड कर लेना चाहिए? क्योंकि मेरी v के ऊपर है, तो dv बाई dt का जो चेंज है वो मैंने v को पॉजिटिव माना है ना, यानी v के ऊपर माना है। तो जो मेरा नेट फोर्स लग रहा है वो रिटार्डिंग है ना। एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड मैंने निकाली ना mg प्लस केवी करके। लेट से मेरे पास कोई ब्लॉक है, वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि मैं डायरेक्शन बता दिया। पर जब मैं इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो एक्सेलरेशन को -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो रखूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन में। वही चीज है, ये तो मैंने डायरेक्शन बता के लिखी थी ना, नीचे लग रहा है। पर रिटार्डेशन को एक क्या लिखते हैं, रिटार्डेशन को नेगेटिव करके लिखते हैं ना ये। तो जब आप ए को डीपी पे रीटी लिखने की कोशिश करें तो नेगेटिव ए करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप बोल रहे हैं कि सर मैं डायरेक्शन मैं नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ, तो ठीक है, अगर आप नीचे को नेगेटिव मान रहे हैं तो आपके हिसाब से एम जी प्लस के वी डिवाइड बाई एक्सप्रेशन होना चाहिए। लेकिन अभी डी बाई डी टी नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? अगर आपका एम जी नीचे पॉजिटिव माना तो वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है? वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। और अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, डीवी बाई dt नेगेटिव आ जाएगा, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एक नेगेटिव ऐड करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आपने नीचे को पॉजिटिव मान लिया, एम जी प्लस के वी डिवाइड बाई एम को पॉजिटिव बोल दिया, सर बोल दिया सर मैंने नीचे को पॉजिटिव ही मान लिया, ठीक है, आपने मान लिया पॉजिटिव, वेरी गुड। लेकिन जब इसको डीवी बाई dt लिखेंगे तो यहाँ पे डीवी बाई dt ये पॉजिटिव नहीं है, ये डीवी जो है नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म कैसे है सर? ये डीवी जो है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी किसी भी टाइम पे जहाँ पे पहुंचेगा वो इससे तो कम ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वी फाइनल एक लेसर वैल्यू है, वी इनिशियल एक लार्जर वैल्यू, तो पूरी पूरी टर्म नेगेटिव है। तो बताइए, पूरा पूरा अपने पॉजिटिव बोला है, क्या पॉजिटिव कभी नेगेटिव के बराबर हो सकता है? नहीं। तो ये पूरा नेगेटिव है ना, तो एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। आई बात समझ में? तो हालांकि ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अगर सिंपल बेसिक से करें तो आपको समझ आ जाएगा कि ए क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है तो रिटार्डिंग एक्सलेशन होगा, तो जो भी मेरा मैग्नीट्यूड आ रहा है नीचे मान के, मैं उस पर नेगेटिव साइन ऐड कर दूं तो मेरा मेरा जो भी एक्सलेशन आएगा वो रिटार्डिंग आ जाएगा। देन एक्सलेशन को मैं डी बाई डी लिख सकता हूँ, तो मैंने उसको लिख लिया। तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। मैं इसका एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, ये भी बकवास ही है, एग्जाम्पल था जस्ट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो अभी वो फिर से वही टर्म टर्म को शायद एक तरफ सेपरेट करिए, dt को उधर भेज दीजिए, और जो केवी टर्म उसको केवी के डीवी के नीचे भेज दीजिए। विजुअल है क्या यहाँ तक? हाँ। तो कैसा आ जाएगा, -1/m dt का इंटीग्रल, और दिस इज इक्वल्स टू dv डिवाइड बाई mg प्लस ऑफ केवी। वो नेगेटिव वहीं छोड़ दिया मैंने लेफ्ट साइड में, तो उसको उधर नहीं लेके आ रहा। और ये पूरे का इंटीग्रल। फिर से वही बात, लिमिट आपको ढंग से सोचनी पड़ेगी। लिमिट क्या है जरा सोचिए, इस बार लिमिट अच्छे से सोचिएगा। इस बार लिमिट क्या है, जब मैं बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है, किसी जनरल टाइम t पे इसके पास v वेलोसिटी होगा, कितना होगा मुझे नहीं पता, इस समय टाइम t हो रहा होगा, इस समय टाइम 0 है। तो लिमिट्स बताइए। जब ये dt की वैल्यू 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, इस बार 0 नहीं है। और जब टाइम t है तो फाइनल लिमिट क्या हो जाएगी, v, जो कि फंक्शन है, ये तो मुझे निकालना है, फंक्शन ऑफ टाइम t। टाइम t के साथ रिलेशन है ना ये तो मुझे बताना है। अच्छा, लेट मी ऐड अ पेज। ओके, तो मैंने पेजेस ऐड कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना था, मुझे इंटीग्रेट करना था ना, ऐसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। अभी विजुअल है क्या अभी? हाँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपली इंटीग्रेट करूँ तो टर्म आ गई मेरे पास। तो माइनस का 1/m तो इस तरफ हो गया है, dt का इंटीग्रल आ जाएगा t, लिमिट जाएगी 0 से t, और इस तरफ क्या आ जाएगा, ये वही फिर से ln की फॉर्म बन जाएगी। ये पता है ना आपको, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इतना वो नहीं कर रहा, काफी लेक्चर लेंदी हो जाएगा, फिर बार बार मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताऊंगा। तो ये क्या है, ln का टर्म है ना, तो ln का इंटीग्रल, इसका 1/mg ए प्लस ए एक्स प्लस जी का इंटीग्रल क्या होता है, ln ऑफ
एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए, तो यहाँ पे एम जी प्लस के वी, और डिवाइड बाई ए की जगह कौन है, वी का टर्म, वी का टर्म कौन है यहाँ पे, के। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास। हम मैं आपसे क्या पूछा था सवाल में, वी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो वी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये रहा वी और ये रहा टी, मुझे सेपरेट, अच्छा सॉरी लिमिट पुट करनी है। ये यू से वी जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा एक्सपेंशन बनेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अच्छे से देखते हैं। माइनस ऑफ वन बाई एम, फाइनल लिमिट टी, इनिशियल लिमिट जीरो, तो टी आ जाएगा। यहाँ पे वन बाई के जो कांस्टेंट है, यहाँ पे रखते हैं लिमिट, तो लिमिट आ जाएगी एल एन ऑफ एम जी प्लस के वी, फाइनल लिमिट रख रहा हूँ वी, देन माइनस ऑफ एल एन ऑफ एम जी प्लस के यू, क्योंकि लिमिट अभी यू है ना, इनिशियल लिमिट। और अभी मैं आपको एक वाला प्रॉपर्टी बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये वाला क्या बन जाएगा, वन बाई के एल एन ऑफ ए माइनस बी, क्या होता है एल एन ए माइनस एल एन बी, क्या होता है एल एन ए बाई बी, तो एल एन ऑफ ये आ जाएगा एम जी प्लस ऑफ के वी डिवाइड बाई एम जी प्लस ऑफ के यू। यू क्या है, यू कांस्टेंट है, यू यू वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं 4 मीटर पर से प्रोजेक्ट कर रहा तो यू है। अब किसी भी टाइम टी पे जो वेलोसिटी वी है वो वेरिएबल है, वो मुझे निकालनी है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है माइनस ऑफ टी बाई एम। तो अभी मैं थोड़ा सा सेपरेशन कर लेता हूँ अच्छे से, इसके और इनको थोड़ा सा भेजता हूँ उस तरफ, इस के को उस तरफ भेज देता हूँ, ठीक है। क्योंकि उस तरफ भेज सकता हूँ ना, तो उस तरफ जाके के टी हो जाएगा ऐसे। देन अब मुझे लॉग को हटाना है, तो लॉग के लिए एंटी लॉग लूंगा। एंटी लॉग कैसे लेते हैं सर, उधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, लॉग हटेगा यहाँ से। तो यहाँ से टर्म में कितनी आ जाएगी, ठीक है दिख रहा है ना, यहाँ से टर्म आ जाएगी, लॉग हटाइए, उसको लेफ्ट साइड ले लीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो लॉग हटा लीजिए पहले, एम जी प्लस ऑफ के वी होल डिवाइड बाई एम जी प्लस ऑफ के यू, और अगर लॉग हटा लो तो उधर ई की पावर में चला जाएगा माइनस ऑफ के टी डिवाइड बाई एम, वो के को मैंने पहले लिख दिया। अभी वाली टर्म पूरी कांस्टेंट है, तो इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एम जी प्लस ऑफ के वी, मुझे वी चाहिए और मैं वी को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बस। तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एम जी प्लस ऑफ के यू, और पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ के टी डिवाइड बाई एम। वेरी गुड सर। तो अभी यहाँ से के वी चाहिए, तो इस तरह उसको उस तरह भेज दीजिए एम जी को, तो आ जाएगा के वी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ऑफ के यू इंटू ई की पावर माइनस ऑफ के टी डिवाइड बाई एम माइनस ऑफ एम जी, और मुझे v चाहिए तो v के लिए कैसे पूरे को डिवाइड कर दूंगा, तो एम जी प्लस ऑफ के यू इंटू ई की पावर। आप लोग भी बोल रहे होंगे सर ये क्या क्या करवा रहे हो, क्या करना है, ये सब नीडेड है एक्चुअली, ये सब इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग वो बेसिक बेसिक देख के उसी पे करे जा रहे हो, तो उससे थोड़ी फायदा हो जाएगा, डिवाइड बाई के। ये आपके पास पूरी की पूरी टर्म आई है, ये जो पूरी टर्म है ना, यही है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, देखिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एक्चुअली में आते हैं। इसमें क्या होगा, कई बार एक्सप्रेशन दे देगा, बोलेगा ऐसा एक्सप्रेशन दे देता है, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन दे देगा, उसमें ये एम जी नहीं देगा, वो बोलेगा यहाँ पे ए है, यहाँ पे लेट से वो बोल देगा बी है, यहाँ पे बोल देगा सी है, बोलेगा ए प्लस बी माइनस सी, एडवांस में से आते हैं। तो आपको एक्सप्रेशन निकालना होगा, वहां से एबीसी कंपेयर करना होगा, फिर एबीसी को सॉल्व करना होगा, देन वो आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। वो नॉर्मल बेसिक वाले तो आपने किए हैं पीछे इतने सारे, तो वापस इसको वर्टिकल में करके करने का क्या मतलब है, एक बार हॉरिजॉन्टल में करो फिर वर्टिकल में करो, ये बात तो एक ही है। ए फिक्स्ड है, वी यू कुछ भी पूछे, इक्वेशन आप मुझसे लगाइए, खत्म, 10th का सवाल है, 9th का सवाल है। अब तो अच्छे लेवल का प्रॉब्लम कर रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो अब ऐसे भी सवाल बहुत टफ नहीं है, क्योंकि आपको मैं जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे पिछले लेक्चर्स में वो वाले, जिसमें वेरिएबल एक्सटेंशन है, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाए, इसमें वी डी वी बाई डी एस का मैं यूज कर रहा हूँ, तो उन सब का भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें भी सेम यही प्रोसेस है, इंटीग्रेशन, एक्स की लिमिट, वी की लिमिट सेपरेट करिए, वी निकालिए फंक्शन ऑफ एक्स, वही सब क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ, तो यहाँ तक क्वेश्चंस ये आपके कितने क्वेश्चंस एयर ड्रैग वाले हो गए, फ्री फॉल के क्वेश्चंस हो गए। फ्री फॉल क्या होता है समझ में चला, फ्री फॉल कुछ नहीं होता, जब ए इक्वल्स टू जी हो जाता है उसको फ्री फॉल बोलते हैं। अब अगर फ्री फॉल एयर ड्रैग में हो रहा, ड्रैग में वैसे फ्री फॉल नहीं बोल सकते, पर फ्री फॉल मतलब कि कुछ नहीं, अगर फ्री फॉल बोला है ना, तो आपको एयर ड्रैग नहीं कंसिडर करना, सिंपल इक्वल्स टू जी हो जाएगा, वो ग्रेविटी के थ्रू ही फॉल कर रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल रियल केस में जब कोई फ्री फॉल बॉडी कर रही होती है, तो उस पर एयर ड्रैग फोर्स लगता है। तो अगर रियल कंडीशन में बोले या फिर क्वेश्चन में बोल देगा कि एयर ड्रैग फोर्सेस हैं, तो आपको जी तो मानना है, लेकिन उसमें एयर ड्रैग फोर्स लगाना है। तो आप क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल परेशान होते हैं, क्वेश्चन में जब भी आएगा तो बोलेगा कि वी आर कंसिडरिंग ड्रैग फोर्स ऑफ के की वैल्यू बोल देगा कि लेट्स से 50 है, और
नहीं तो बोल देगा कि इन रियल केस तो ऐसे नहीं बोलेगा, आपको केवी बोल देगा कि, नहीं तो बोल देगा वी आर कंसिडरिंग डायरेक्ट फोर्सेस, इतना बोल देगा तो आपको पास वहाँ पे पता चल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अगर इस टर्म में देखें तो इसका ग्राफ बनने की जरूरत नहीं है, फिर से एक्सपोनेंशियल जैसा ग्राफ बनेगा। अब अभी बस अब ये तो होमवर्क दे सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना भी नहीं करूंगा तो क्या फायदा। इसको आप होमवर्क पे इसका ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। तो इनके ग्राफ को मैं एक टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन करके आप स्टूडेंट आपने अपने में चेक कर लीजिए किसका किसका आंसर आएगा। अगर सभी का गलत आएगा, अगर सबने पोस्ट करा, अगर सभी का गलत आया होगा तो मैं इसका आंसर डाल दूंगा, अदरवाइज आप लोग आपस में मैच कर लीजिएगा, अगर सही होगा तो मैं उसको बता दूंगा कि सही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बन जाएगा। लेक्चर काफी लेंदी होते जा रहा है, 1 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी ना मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ तक आपका एक कंप्लीट हो गया। एक रीडिंग ऑफ ग्राफ करके आता है, और इस पे एक बार एडवांस में अच्छा क्वेश्चन आया था, और मेंस में तो आते रहते हैं, बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। रीडिंग ऑफ ग्राफ पहले आपको बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ आपको, ओवरऑल क्वेश्चन ये भी ठीक है। तो देखिए रीडिंग ऑफ ग्राफ क्या है। सिंपली अगर मैं रीडिंग ऑफ ग्राफ से स्टार्ट करूँ, तो मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन देता हूँ, उसी के थ्रू लेते हैं। यहाँ पे इसको लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दिया हूँ मैं आपको, और इसका कोऑर्डिनेट लेट्स से 0,0 है, ठीक है। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन प्लेन है आपके पास। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें ग्राफ बताइए वीटी का, एसटी का, एटी का। ये मैंने आपको कराया है ऐसा क्वेश्चन, मुझको याद है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आया? अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा कि सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे? अरे क्वेश्चन ऐसे ही आता है, वो उसको लैंग्वेज में लिख देता है, टीचर वो लैंग्वेज में लिख देगा। लाइक आपको कंडीशन दे देगा, वी आर प्रोजेक्टिंग अ बॉल इन वर्टिकली अपवर्ड मोशन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली बॉल हैव अ कोऑर्डिनेट 0,0, फाइंड इट्स वीटी ग्राफ। ऑप्शंस होंगे 4 वीटी ग्राफ के, फाइंड एचटी ग्राफ 4 ऑप्शंस होंगे, एचटी ग्राफ के, फाइंड एटी ग्राफ 4 ऑप्शंस होंगे, एटी ग्राफ के। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं वो लैंग्वेज नहीं लिख रहा, लैंग्वेज नहीं करना टाइम थोड़ी इस पे। एक बार लैंग्वेज लिखो उतनी लंबी लंबी, सिंपल क्वेश्चंस पे काम करते हैं। तो ये खुद से ड्रॉ करिए आप, पॉज करके ड्रॉ करिए। बहुत आसान क्वेश्चन, पिछले से आसान नहीं है, पिछले दोनों क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन, उसमें कुछ एयर ट्रैक वगैरह को नहीं मानना है आपको, ठीक है। सिंपल मैं आपको ग्राफ दिया हूँ। तो कन्वेंशन लेट से मैं आपको बता देता हूँ कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन तो सब लोग वही मानते हैं, आसान रहता है। क्या है? ऊपर लेट से पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव है ना, वाई एक्सिस है, नीचे क्या है, नेगेटिव। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊँ बताइए। सबसे पहले मैं वीटी ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। वीटी ग्राफ थोड़ा आसान है। तो वी का ग्राफ सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये वी वाई है, ठीक है। तो वी वाई नहीं लिख रहा, सब कुछ वाई कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट में यहाँ पे कुछ नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट में मोशन ही नहीं है ना, जब प्रोजेक्टाइल होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे भी जरूरत नहीं है हालांकि, ठीक है, लिख लिया है अभी तो। यू वाई क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है, हाँ सर, तो प्लस आ जाएगा, हाँ प्लस आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। प्लस ऑफ एटी, एटी क्या है सर? नीचे ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी -10 होती है, हाँ -10 होती है, टाइम टी। तो ये आ गया ग्राफ, ये आएगा फंक्शन आ गया ना, वी इज फंक्शन ऑफ टाइम टी। ये एक्सपोनेंशियल वाला नहीं है। तो इसका मैं ग्राफ बनाऊं, सिंपल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, क्योंकि लीनियर ग्राफ है बी और एटी पे। तो इंटरसेप्ट ये कैसा है? ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10t प्लस ऑफ 20। तो इसका ग्राफ कैसे होता है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये उसी फॉर्म का है ना, कंपेयर कर लीजिए इसको। y की जगह क्या है? v, तो y कोऑर्डिनेट हो गया। x की जगह कौन है? t, तो x कोऑर्डिनेट की जगह t हो गया। c की जगह है 20, तो c यहाँ पे होता है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है c, तो इसमें दे दीजिए 20। देन -10, -10 क्या? स्लोप m, तो -10 नेगेटिव है ना स्लोप, तो स्लोप नेगेटिव का ग्राफ मतलब कुछ ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे चला गया नीचे की तरफ, ये स्लोप आ जाएगा आपके पास -10 का। अब ये भी टाइम निकाल सकता हूँ, ये टाइम कौन सा होगा? जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाए। अरे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है ना, यहाँ पे इस एक्सिस पे। तो अगर कोई टाइम पूछ ले तो आप इसको जीरो कर दीजिए। अगर इसको जीरो कर दूंगा तो टी नॉट कितना आ जाएगा? 10 टू द 20, आई थिंक 2 सेकंड आ रहा है ये। तो 2 सेकंड आ जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी करने का, आप सीधे सीधे यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। हटा ही देता हूँ इसको, ओके। तो ये आ गया। तो एक सिंपल ग्राफ आपका हो गया वीटी का। अच्छा एक पॉइंट और कि इसमें से हटा दीजिएगा ना, ये वाला फालतू का ग्राफ मत रखिएगा। पीछे का ग्राफ पॉसिबल नहीं है ना। पीछे ग्राफ क्यों नहीं पॉसिबल है सर? पीछे ग्राफ एक्चुअली इसलिए नहीं पॉसिबल है, पीछे टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली बात। और आगे ग्राफ क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अब इसके बाद कहाँ जाएगा वेलोसिटी लेके? मतलब कि मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो 20 हो गया। अभी आगे ग्राफ ये क्या होगा? जैसे अगर आप इस मोशन को देखें तो ये मोशन कैसा है? ये मोशन ऐसा है ना,
ये पार्टिकल ऊपर गया, वेलोसिटी जीरो हो गई है 2 सेकंड पे। देन नीचे आएगा, देखिए वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, नेगेटिव 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 नेगेटिव। जैसे ही वेलोसिटी इसके बाद आ जाएगी तो आपके पास, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, जब ये वेलोसिटी जस्ट एक नेगेटिव -20 होगा, क्योंकि इस टाइम पे -20। तो देखिए, अगर इसको बढ़ने घटने में 2 सेकंड लगा, तो अगेन से बढ़ने में भी तो 2 ही सेकंड लगेगा। तो ये टाइम आप यहीं से निकाल सकते हैं, 4 सेकंड, बिना किसी इक्वेशन ऑफ मोशन के यूज किए। हालांकि आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है। तो ये कोई ग्राफ हो गया। अब इसके बाद अगर रिबाउंड का केस कंसीडर करता है, इलास्टिक कोलिजन है, हालांकि अभी इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद आप ग्राफ मतलब यही पे छोड़ दीजिए ग्राफ, क्योंकि अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है, तो फिर से इसकी वेलोसिटी सडनली क्या जाएगी, खटाक से ऊपर हो जाएगी, तो फिर से इसी ग्राफ को अप्रोच करेगा, इसी ग्राफ को बार बार बनाता रहेगा, बार बार बनाता रहेगा, बार बार बनाता रहेगा इसी ग्राफ को। क्या मैं बोल रहा हूँ, कि इसी ग्राफ को, ये इसी ग्राफ को बार बार ऐसे 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 इसी में बनाता रहेगा। क्यों, ऐसे नीचे आ रहा है, फिर अपवर्ड वेलोसिटी हो गई, फिर नीचे आ रहा है, फिर अपवर्ड वेलोसिटी हो गई, फिर नीचे आ रहा है, फिर अपवर्ड। इसी ग्राफ को ऐसे कंटिन्यूअसली बनाता रहेगा, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन है, यहीं पे दब के खत्म हो जाएगा, इसी में मर जाएगा। से आपने कोई लेट से क्ले लिया है, क्ले अपने ऊपर फेंका, वो नीचे आके फिर रिबाउंड थोड़ी करेगा, क्ले है क्या, वो जमीन पे फैल जाएगा ऐसे रहते की तरह, बस खत्म कहानी, इसके बाद ग्राफ नहीं होगा, ठीक है, यहीं तक आपका ग्राफ है। ये बीटी का ग्राफ हो गया। टाइम तो काफी हो रहा है, ठीक है। सेकेंड, ओके। तो अभी क्या करता हूँ मैं, क्या क्या हो गया, क्वेश्चन था एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ बना लेते हैं ये। अगर मैं एस टी ग्राफ बनाऊं, तो एस टी ग्राफ के लिए फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन, एस क्या है, यू टी हाफ बी टी स्क्वायर। यू कितना दे रखा हूँ मैं, यू दे रखा हूँ 20t, और माइनस ऑफ हाफ, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, 10t स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन कैसा आ रहा है एस का, ये आ रहा है सर 20t माइनस ऑफ टू, 2 5 या 10t स्क्वायर, ओके। ये आ गया। अब आपको समझ आना चाहिए, पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। आई थिंक आपने मैथमेटिक्स में तो, मैथमेटिक्स में आई थिंक अभी आपने पढ़ भी लिया होगा, ओके। मैथमेटिक्स में आप पढ़ भी लिया होगा, पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो नहीं पढ़ा तो बेसिक मैथमेटिक्स 10th में तो पढ़ाई होगा आपने। एस इज इक्वल टू क्या है, -5t स्क्वायर प्लस ऑफ 20t प्लस ऑफ जीरो, तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, टी है, प्लस ऑफ सी। इसका ग्राफ कैसे बनता है, अगर ए लेस देन जीरो तो डाउन, ओपनिंग डाउनवर्ड, मैंने बताया भी था बेसिक मैथ में। अगर ए ग्रेटर देन जीरो तो ओपनिंग अपवर्ड। तो ए यहाँ पे क्या है, ए है यहाँ पे ग्रेट लेस देन जीरो। तो अगर ए लेस देन जीरो है तो कैसा ग्राफ बनेगा बताइए, क्या ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, हाँ सर ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। लेकिन इनकी कुछ वैल्यूज भी आएंगी। वैल्यूज क्या क्या आएंगी, अगर आप टाइम टी को जीरो रख देते हैं, इसकी वैल्यू जीरो है, हाँ जीरो है। अगर आप यहाँ से सॉल्व कर लें, तो टाइम के साथ बढ़ता रहेगा, और ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो इसका अगला सोल्यूशन क्या आएगा, अगर मैं ऐसे सोल्यूशन निकालूं कि एस जीरो कब कब पॉसिबल है, तो एस जीरो कब कब पॉसिबल है, यहाँ से टी एक कॉमन कर लेते हैं, टी कॉमन कर लूंगा तो माइनस का 5t प्लस ऑफ 20 आ जाएगा। तो एक तो टी इक्वल टू जीरो पे पॉसिबल है, दूसरा टी पॉसिबल है 5 4 20, 4 पे, यानी कि एक तो जीरो पे पॉसिबल है, एक तो 4 पे। तो आपका ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड ऐसे, एक्चुअली पैराबोला तो ऐसे है। पर ये वाली कंसिडर, मैं ये वाले केसेस कंसिडर नहीं करूंगा ना, मेरा ग्राफ तो यहीं तक जाएगा ना सिर्फ, क्योंकि एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, अब अगर इलास्टिक कोलिजन है तो फिर इसको फॉलो करेगा, अगर इन इलास्टिक कोलिजन तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहीं तक हमारा ग्राफ था एस टी का। ये एस है, और ये टी है। अच्छा, ये कौन सा टाइम है सर, ये वही वाला टाइम मैंने बताया था, 2 सेकंड में क्या होगा, सबसे पहले पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, देन जीरो हो जाएगी, यहाँ पे ठीक है ds बाई डी टी, ये स्लोप जीरो है ना, ds बाई डी टी, तो ये वही 2 सेकंड वाला है, जहाँ पे वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो हो गई। देन देखिए वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, ds बाई डी टी टेंजेंट देखिए नेगेटिव हो गया ना स्लोप। तो यहाँ पे वेलोसिटी घटने लगी, तो 4 सेकंड के बाद घटते घटते फिर से वो -20 के बराबर हो जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले कोई, तो आप 2 सेकंड पुट कर लीजिए इस टी में, तो अगर आप यहाँ पे टी में 2 सेकंड पुट कर लेंगे, तो 20 2 जा 40, और 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 40 माइनस 20 आ जाएगा ना। तो ये 20 मीटर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो एसटी ग्राफ हो गया। अब ये करके ना क्वेश्चंस पे आते हैं, जेई मेंस वाले पे। नहीं तो जेई मेंस वाले क्वेश्चन मैं कल ले लूंगा ना, टाइम काफी ज्यादा हो रहा है। आज इतने प्रैक्टिस कर लीजिए जेई मेंस के, और एक एडवांस का भी अच्छा क्वेश्चन, और बहुत अच्छा मतलब टफ टफ प्रॉब्लम था, उसको मैं लूंगा। जो ऐसे क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा अपने आईक्यू के तौर पे। बेसिक बेसिक कर लेते हैं अभी तो। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। चलिए मैं आपसे कुछ लॉजिकल चीज़ें पूछता हूँ, क्वेश्चन तो हो गया है, तो यहाँ तक तो आई थिंक समझ आ ही जाएगा।
अगर मैं आपको मान लीजिए एक्सटी ग्राफ, जैसे मैं क्या दे रहा था इसके पहले, कंडीशन दे रहा था कि मैं किसी ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या फिर जो कुछ भी रिलीज कर रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता था वेलोसिटी इतनी है, टाइम इतना है, ये वो सब बता देता था। यहाँ पे मैं बता नहीं रहा, मैं आपको ग्राफ के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। रीडिंग ऑफ ग्राफ है ना, ये वाला पार्ट रीडिंग ऑफ ग्राफ चल रहा है हमारा। मैं आपको ग्राफ के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब आपको उस ग्राफ को फेच करना है, वहां से इन्फॉर्मेशन फेच करनी निकालनी है। उस इन्फॉर्मेशन को निकाल कर वो दूसरा ग्राफ बनाना है। इसमें आपको ग्राफ दिया एक्सटी का, लेट से ऐसा मैंने बोला एक्सटी का ग्राफ है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वीटी का ग्राफ बना के दें। आप मुझे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप मुझे वीटी का ग्राफ बना के दें, ये क्वेश्चन है। आप मुझे एटी का ग्राफ बना के दें, ये क्वेश्चन है। तो वही इंफॉर्मेशन फेच करिए क्या। एस टी, टाइम के साथ एक्स प्रोपो लीनियर है। वेलोसिटी क्या होती है सर, वेलोसिटी होता है dx बाई dt। और यही तो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व क्या है, ये कांस्टेंट स्लोप है ना स्ट्रेट लाइन का। ये क्या हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा। लाइक कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 2 4 5 10 जो भी होगा, टेन थीटा वैल्यू कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। तो मतलब कि डी पे डी कुछ ऐसा कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये कुछ कांस्टेंट ऐसे चलता जाएगा, कभी वेरी नहीं करेगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। इतना समझ आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है सर डीवी बाई डी टी। क्या वेलोसिटी कौन वेरिएबल है, नहीं, वेलोसिटी को कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में जीरो, खत्म। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा सर, एक्सेलरेशन मैं अलग तरह से कर देता हूँ यहाँ पे। एक्सेलरेशन इसका जीरो आ जाएगा, टाइम कुछ भी रखिए, एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो। तो बात समझ आई। इस ग्राफ के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन फेच करनी थी, किसकी किसकी, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की। अपने वहां से दो ग्राफ बना लिए। तो ऐसे ही आगे भी आएंगे क्वेश्चंस। अब मान लीजिए यही वाला ग्राफ देता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ना, ग्राफ यही पर रहेगा। लेट्स से कि ग्राफ तो यही है, पर ये ग्राफ क्या है ना, कि लीनियर नहीं है, मुझे पैराबोला दे दिया मैंने ऐसा, पैराबोला। इक्वेशन दे दूं, इक्वेशन बना लीजिए ना, साफ साफ दिख ही रहा है आपका, पैराबोला है। लेट्स से दे देता हूँ मैं आपको, एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन दे दिया मैंने। तो ये आपको इक्वेशन दे दिया, मैं आप फिर से वही क्वेश्चन है मेरा, कि आप मुझे वीटी का ग्राफ और एटी का ग्राफ बना के दिखाएं। ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, वो वाला पिछला वाला किया ना हमने। देखिए बेसिक बेसिक साथ में करेंगे तभी जब हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे मजा आएगा। आपने पिछले लेक्चर देखा ही नहीं होगा, ऊपर के दो क्वेश्चन देख के हवा उड़ गए होंगे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। आपको बेसिक तो आना ही चाहिए ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ प्रैक्टिस करते रहिए, बेसिक प्रैक्टिस करेंगे तो टफ वाले क्वेश्चन भी आपके पास हो जाएंगे, करेंगे आपसे, ठीक है। तो एक्स टी स्क्वायर हो गया, तो ये तो आपके पास इक्वेशन हो गई। तो मैं यहाँ पे वी टी का रिलेशन चाहता हूँ, वी टी कैसे मिलेगा। सिंपल है ना, वी इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। अगर मैं dx बाई dt करूँ तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n टाइम्स n माइनस वन, टू टी। मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी लीनियर आ रही, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का अगर मैं यूज करूँ इक्वेशन के लिए, तो सी की वैल्यू जीरो, मतलब इंटरसेप्ट जीरो है, स्लोप दो है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप है ऐसा। टेन थीटा इसका दो है, तो ऐसी इक्वेशन बनेगी, y इक्वल टू v इक्वल टू टू टी। अब एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, एक्सप्रेशन क्या होता है, dv बाई dt, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू टी का डिफरेंशिएशन टू आ जाएगा ना टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, जो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर। हाँ तो ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी लीनियर है, और एक्स क्या है, पैराबोलिक। इसी को बोलते हैं फेचिंग ऑफ द ग्राफ, रीडिंग ऑफ द ग्राफ, इसी को बोलते हैं। यहाँ से आपने क्या करा, एक ग्राफ से इंफॉर्मेशन फेच करी, वहां से दो तीन चार ग्राफ कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आपने रिलेशंस पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे आते हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, लेट्स से। मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करके, तो मजा आना भी चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, सब जितने करा रहा हूँ क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो अच्छे से ध्यान से करिए, सही हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन तो अच्छी बात है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे हालांकि। और मान लीजिए मैं फिर से आपको एक ग्राफ दे देता हूँ, लेट्स से। एक बार थोड़ा दूसरा ग्राफ देता हूँ, ट्रेपीजियम से बना देता हूँ, लेट्स से ऐसे गया, देन कांस्टेंट रहा, देन लेट्स से डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। और इस बार मैंने आपको मान लीजिए वीटी का ग्राफ दिया है, ठीक है। इस बार मैंने आपको वीटी का ग्राफ दिया ना, हर बार एक्सटी का दूंगा तो वो ट्रेंड बन जाएगा। एक वीटी का ग्राफ दे दिया। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ से एक्सटी का ग्राफ बना के दिखाएं। तो प्लीज इसको पॉज करके एक बार सॉल्व करिए। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर मैं सोल्यूशन करूंगा ही। क्वेश्चन ऐसे आते, देखिए जेई मेंस में तो पक्का आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। एडवांस में मतलब थोड़े इजी है, तो एडवांस के लिए नहीं बोल सकते, मेंस में तो पक्का आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और आए ना आए, जैसे कुछ चीजें बेसिक है, जैसे देखिए आपने एबीसीडी पढ़ी है,
तो ये थोड़ी कि एबीसीडी पढ़ी है तो मुझे ट्रांसलेशन मुझे सेंटेंस पढ़ा तो मैं एबीसीडी नहीं पढ़ूंगा। अरे ये क्या बात हुई, ट्रांसलेशन आपका सेंटेंसेस आ रहे आपके एग्जाम में, तो आपको एबीसीडी पढ़ना ही पड़ेगा। एबीसीडी बिना पढ़े सेंटेंसेस कैसे पढ़ सकते हैं? तो वही चीज है कि एक तो बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके थ्रू क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, है ना, और ये आपके लॉजिक बिल्ड करेंगे, तो दो तो इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो रही है यहाँ से, और दूसरा ये क्वेश्चन पे आते ही हैं, तो दोनों तरह से आपका फायदा ही हो रहा है। इसको अच्छे से ट्राई करें, खुद से करने का, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी ज़्यादा बेटर है। मैं कर रहा हूँ तो उसमें मुझे मेरा ही फायदा है, मुझे क्वेश्चन याद हो रहे हैं, वापस रिन्यू हो रहे हैं माइंड में, जो पढ़ा था पहले। तो ठीक है, यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन का करूँ, तो एक्स टी का ग्राफ चाहिए, तो उसमें रिलेशन वी से आपको ऐसा वाला क्वेश्चन याद है जहाँ पे आपको बहुत सारे ग्राफ का रिलेशन बताता है, बी टी, ए टी, एक्स टी, वी एक्स, ए एक्स, एक्स ए एक्स, ऐसे करके मैं बहुत सारा रिलेशन आपको बताया था। शायद 30 या 32 रिलेशन थे ग्राफ के कन्वर्जन के। कन्वर्जन वाले सवाल है, ग्राफिकल मेथड्स कन्वर्जन है। तो अभी मुझे कहाँ जाना है, वी से एक्स में जाना है, बीच में टी कॉमन है, क्योंकि टी इसमें भी है टी उसमें भी है, तो वी टी से एक्स टी का कोई रिलेशन है, बिल्कुल है ना। अरे वी क्या होता है सर, डी एक्स बाई डी टी, तो मुझे एक्स चाहिए ना, तो डी एक्स, मुझे मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स के लिए क्या बोलूंगा, डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, वी डॉट डी टी। अरे इंटीग्रल करना है यहाँ पे, हाँ इंटीग्रल, तभी तो एक्स मिलेगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वी डॉट डी टी हो जाएगा, तभी तो एक्स मिलेगा ना मुझे। तो अब सिंपल देख लीजिए क्वेश्चन में, ये क्या है, वी टी कोई कांस्टेंट नहीं, लीनियर है। एक्चुअली यहाँ पे जो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो नंबर नहीं गिवन होता, सिर्फ ग्राफ गिवन होता है, क्योंकि नंबर गिवन हो जाएगा फिर इक्वेशन में बदल जाएगी क्वेश्चन, तो नंबर कुछ नहीं गिवन होता, सिर्फ ग्राफिकल गिवन होता है। ग्राफिकल में क्या करना है, वो खुद से कुछ मान लेना है। लेट्स से मैं इसको मान सकता हूँ 80, क्यों 80 मान रहा हूँ, ए कुछ भी हो सकता है, मुझे थोड़ी पता क्या है। वो तो ग्राफ दिया है आपको, जब जो भी ऑप्शंस में ग्राफ होंगे ना, लेट्स से आपके पास तीन चार ऑप्शंस में ग्राफ हो जाएंगे, मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और लेट्स से ऐसे ऐसे और ऐसे, ये कांस्टेंट, ये ऐसे कांस्टेंट है, देन ऐसे डाउनवर्ड है, और मान लीजिए ऐसे, तो ये ऐसे ग्राफ्स गिवन है आपको, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है कि ये टाइम कितना है, मतलब वेल लेबल्ड ना, तो ग्राफ गिवन होगा ना, तो वेल लेवल ग्राफ आपको बताना है पूरा लेबलिंग करके कि टाइम कहाँ है, वेलोसिटी कहाँ है, नहीं ऐसा नहीं होगा। सिंपल ग्राफ गिवन होगा, वहां सबको ग्राफ जस्ट बताना है कि कैसा ग्राफ दिखता है मोस्ट लाइकली। तो मोस्ट लाइकली के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, पर इक्वेशन सर दे नहीं रखा है क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं कि इक्वेशन खुद से बनाते हैं, जो कि प्रेफरेबल है, जो कि मैं मान सकता हूँ। जैसे कि वहां पे एक मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो स्ट्रेट लाइन को मुझे पता है कि जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो ओरिजिन से पास होती है, मैं उसको एम एक्स बोल सकता हूँ, तो मैंने उसको 80 बोल दिया। ठीक है, एम एक्स वाली इक्वेशन की तरह है ना ये, मैंने उसको 80 बोल दिया यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ ना, मैं इसीलिए ऐसा मान रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, मुझे पहले मानना पड़ेगा। तो इतने पार्ट के लिए मैं इसको यहाँ पे टी1 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक टी1 पार्ट ड्रॉ करूंगा, टी1 तक इसको सॉल्व करूंगा, देन एक टी2 पार्ट ड्रॉ करूंगा ऐसे, यहाँ तक टी2 बोल दूंगा। ऐसा आप क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, आप खुद से मानना पड़ेगा, पैरामीटर्स खुद से बनाने पड़ेंगे। टी2 बोल दूंगा, फिर इसको टी3 बोल दूंगा, और यहाँ तक टी3 बोल दूंगा। पर ये सब आपसे आपको नहीं, मतलब आपको जो मैं एक्चुअली ग्राफ दिखाऊंगा भी जो आएगा, ऐसा सिमिलर ग्राफ आपको मिलेगा, आपको सही मार्क करना, लेबलिंग नहीं करनी है। आई थिंक समझ चुके हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ठीक है, अभी यहाँ पे dx निकाल लेता हूँ। तो dx क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, अरे साफ साफ है, तो आपका वेलोसिटी लीनियर है ना, तो 80 दिख ही रहा है, मैं सिंपल x इज इक्वल टू टी ऑफ एम टी स्क्वायर भी यूज कर सकता हूँ। पर ठीक है, मुझे इंटीग्रेट करने का आता है, मुझे बेसिक्स करने का आता है, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, 0 से x, और v क्या है यहाँ पे, 80 है, इंटू डी टी, और लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से t, तो क्या आ जाएगा बताइए, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x माइनस जीरो, तो x आ जाएगा, 80 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट जाएगी t से 0 से t, तो 80 स्क्वायर बाई 2। मतलब क्या, देखिए एक पैराबोला ग्राफ बन रहा है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो पैराबोलिक ग्राफ 80 स्क्वायर बाई 2 कैसा बनता है, वो तो पक्का ऐसे ही बनेगा। अरे मैं तो पूरी बनाने जा रहा था, एक सेकेंड में, पूरा तो नहीं आएगा ग्राफ, टी1 तक, ये जो टी1 लाइन है यहीं तक पैराबोला बनेगा ना ऐसे, ये पैराबोला है। अब बोलेंगे सर आपने 80 स्क्वायर बाई टू वाला पैराबोला क्यों बोला? अरे भैया 80 स्क्वायर बाई टू हो, एक्स स्क्वायर बाई टू है तो पैराबोला ही ना, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है। ए की वैल्यू चेंज करने से क्या होगी, जो टी1 पे एग्जैक्ट एस1 है, एक्स1 वो चेंज होगा ना, ना तो मुझे एक्स1 बताना, तो मुझे टी1 बताना, मुझे तो सिंपल सिमिलरली ग्राफ खोजना है ना, तो ग्राफ तो पैराबोला ही बनेगा ना। अरे लेट्स से अगर 2x स्क्वायर का ग्राफ है तो ऐसे होगा, अगर 4x स्क्वायर का ग्राफ है तो थोड़ा और श्रिंक हो जाएगा, अरे सॉरी दिख नहीं रहा, अगर 2x का ग्राफ है तो लेट्स से ऐसे होगा, अगर 4x का ग्राफ है तो श्रिंक हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। पर है तो पैराबोला ही ना, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। आई थिंक बात समझ पाए मेरी।
तो आपको सिर्फ पैरामीटर चेंज करके ये देखना है कि ग्राफ कौन सा बन रहा है, इसलिए पैरामीटर डिपेंडेंट ही ग्राफ आ रहा है। तो ए एक्स स्क्वायर आ गया, मैंने सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर लिया। देन नेक्स्ट पार्ट T1 से T2, अच्छा इसको T1 तक ही ड्रॉ करेगा, ये नहीं कि पूरा खींच के ले गया ऐसे यहाँ तक, फिर तो खराब हो जाएगा ना। T1 T2 T3 में तो है ही नहीं ना रेंज, ये तो T1 तक ही आपका स्ट्रेट लाइन है ना, इसके बाद वेलोसिटी चेंज हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो उसके लिए ग्राफ कुछ और आएगा। तो क्वेश्चंस अच्छे, मतलब आपको अच्छे से समझना है ना, कंटेंट तो मिल ही रहा है। ओके, तो T1 से T2 वेलोसिटी कांस्टेंट आइए T1 से T2 बनाते हैं अभी। देखिए, अगर मैं T1 से T2 के लिए बात करूं, तो सेकंड केस आएगा T1 से T2 क्या है, वैसे वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट में क्या बोलूं, कांस्टेंट कोई नंबर बोल देता हूँ, के, मुझे क्या पता क्या है, के कुछ भी हो सकता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मुझे क्या चाहिए था, एक्स टी। तो वी क्या होता है, एक्स बाई टी। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, सिंपल वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आप इंटीग्रेट क्यों करना है। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, के टी, वेरी गुड, अच्छा के टी आ गया। अब अगर वेलोसिटी के टी आ गया है, इसके बाद क्या होगा, यहां से मेरा एक्स दिख रहा है, को लीनियर हो गया। लीनियर मतलब कि सिंपल, ये आपका ओरिजिन से पास करने वाली लाइन बनेगी, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये कहां से कहां तक पॉसिबल है, T1 से T2 तक। जीरो से मत कर दीजिएगा, जीरो से लाइन अगर एक्सटेंड करूंगा तब पास करेगा, जिसका स्लोप के है, लेकिन ये जीरो से पास नहीं करेगा। मैं इसका ग्राफ एक्चुअल बनाऊं, तो के टी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ डॉटेड लाइन रहेगी, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल लाइन, आपकी लाइन यहाँ से यहाँ जाएगी T2 तक। एक्चुअल लाइन आपका ये है, ये एक्चुअल लाइन है। बट अगर इसको एक्सटेंड करेंगे ना इधर ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड, तो ये ओरिजिन पे आके मिलेगी, एक्चुअल में ओरिजिन पे नहीं। अच्छा, थोड़ा ग्राफ ना उतना अच्छा नहीं बन रहा है, पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ना, तो पैराबोला है, कांस्टेंट लाइन समझ जा रहे हैं ना आप। अब लगेगा कि पी इसका ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन लग रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जब एक्सटेंड करेंगे तो ओरिजिन पे मिलेंगे, बट ये ओरिजिन से है नहीं स्टार्टेड, T1 से T2 के लिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एंड देन चलते हैं T2 से T3 तक। तो T2 से T3 तक कैसा ग्राफ, नेगेटिव की तरफ है ना। तो देखिए, जस्ट एक सेकेंड, ठीक है। तो थर्ड केस में क्या था, अब थर्ड केस की इक्वेशन लिख लीजिए, सर इक्वेशन दे ही नहीं रखी। तो कोई भी इक्वेशन है, अब थर्ड केस कैसे आपको दिखाता हूँ। ये ना डाउट थोड़ा सा आ रहे हैं आपको, मुझे समझ आ रहा है, पर ठीक है। देखिए, थर्ड केस का लाइन कुछ ऐसा बनेगा, जो थर्ड केस है वो इतना सा पार्ट है। एक्चुअल में आपका ग्राफ ऐसा है ना थर्ड केस का, इसके पीछे ऐसे था ट्रेपीजियम, आपका एक्चुअल लाइन तो ये है। पर अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ऐसी लाइन मिलेगी ना, तो ऐसी लाइन मुझे इक्वेशन पता है, अगर मैं थर्ड केस के लिए इक्वेशन लिखूंगा, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। इसमें कुछ चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी, क्या क्या, यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, क्योंकि कैसा लाइन है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये माइनस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो m तो नेगेटिव हो जाता है सीधे सीधे, पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, मैं खुद से माइनस बोल दूंगा, ताकि मैं m को पॉजिटिव ही रखूंगा। अगर आप चाहे तो m को एम एक्स प्लस सी रखिए, पर m को बोलिएगा नेगेटिव। लेट से मैं इस चीज करता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर आप तो अपने हिसाब से सोल्यूशन बना रहे हैं, समझ तो आ नहीं रहा है हमें। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसलिए आपकी तरह से कर रहा हूँ, बस बोल दूंगा कि m इज नेगेटिव, तो भी देखिए वो ग्राफ समझ आ जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, v था ना, y की जगह v था, m, x की जगह t था, और c कोई कांस्टेंट नंबर है, फर्क नहीं पड़ता हमें। यहाँ पे m क्या है, नेगेटिव है। m नेगेटिव याद रखिएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे m नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आपको ऐसे करना है ऐसे कर लीजिए, नहीं तो माइनस एम एक्स बोल दीजिए, यहाँ पे m पॉजिटिव बोल दीजिएगा, बात खत्म। तो मुझे एक्स टी ग्राफ चाहिए था, तो मुझे पता है v इज इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई डी टी, होता है हमेशा। एक्स टी ग्राफ चाहिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम टी प्लस ऑफ सी इंटू डी टी का इंटीग्रल जाएगा, जब एक्स जीरो है। अच्छा, यहाँ पे एक्स जीरो नहीं है, ठीक है, एक्स यहाँ पे ये वाली वैल्यू है। जब यहाँ पे है तो यहाँ पे लिमिट कितनी थी टाइम की, T2 थी ना, तो ये x क्या रहा होगा, x2 रहा होगा। यहाँ पे T2 लिमिट थी ना, T2 से T3 मेरा ग्राफ जा रहा है, T2 से T3, यहाँ पे कोई रैंडम x होगा, कैसा है मुझे नहीं पता, ये मुझे x चाहिए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, T3 में तो यहाँ पे t रखिए, T2 से आगे जाना T3 तक जाना है, पर उसके बीच मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, x का t के साथ ग्राफ बनाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इतने पार्ट के लिए एक्स का ग्राफ कैसा आ जाएगा बताइए, x आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा x माइनस ऑफ x2, और दिस इज इक्वल्स टू, यह जाएगा m टी स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ सी टी। तो अगेन से देखिए पैराबोला बन गया, और एक ऐसा बनेगा x इज इक्वल्स टू एम टी स्क्वायर बाई टू
प्लस ऑफ सी टी प्लस ऑफ एक्स टू। अब रुकिए, अब देखिए मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जो नेगेटिव पॉजिटिव में बोल रहा था यहाँ पे काम आएगा। अब यहाँ पे क्या होता, अगर आप m पहले से नेगेटिव मान लेते हैं, तो आप बोलते कि m पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव पहले से आ जाता, तो आपको साफ साफ दिख जाता कि ये ओपनिंग डाउनवर्ड है, क्योंकि पैराबोला है ना टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव m है। लेकिन मैंने बोला ना कि अगर आपने वैसे नहीं किया तो ठीक है, बेसिक से कर लीजिए। आपने बोला ना कि mx प्लस सी में m नेगेटिव है, तो अगर m नेगेटिव है तो यहाँ पे m नेगेटिव नंबर है ना। m अगर नेगेटिव नंबर है, अगर ये m एक नेगेटिव नंबर है, a का टी का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव नंबर, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा ना, ऑब्वियस सी बात है सर, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अब कितने पैरामीटर जानने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको पता चला डाउनवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला है, तो बोला मेरा जो ग्राफ है T2 के बाद ना डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे बन जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसके नीचे कुछ ऐसे ऐसे रहा होगा, पर मुझे उन सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस ये ग्राफ ऐसा, ऐसा और ऐसा, बस मुझे इससे मतलब है। इसके पीछे भी ग्राफ है, इसके आगे भी ग्राफ है, नहीं लेना, मुझे T2 से T3 जाना है ना बस। तो इसलिए आपका ग्राफ पता चलेगा कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पैराबोला आ जाएगा। अब इसके ग्राफ को यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, पैराबोला कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये वाली लिमिट T3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतना अच्छा नहीं बन रहा है, पर ठीक है, ये पैराबोला जा रहा है, ये पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, फिर ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है। और ये यहाँ पे क्योंकि ग्राफ एक्स तक आ ही चुका था, तो यहाँ से जोड़ देना है T2 से T3। तो एक्चुअल में आपको ग्राफ ये गिवन होगा, यहाँ से आपको ये ग्राफ निकालना था खींच करके, तो आपने वाला ग्राफ निकाल लिया, बता दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ ऐसे ही मिलता जुलता कुछ गिवन होगा, मैंने आपको ऑप्शन ड्रा करे थे ना, तो ऐसे ही ग्राफ मिलता जुलता गिवन होगा, उसी में से आपको आंसर लगाना होता है, टिक करना होता है। तो आई थिंक टाइम तो बहुत हो चुका है, एक क्वेश्चन ले ले क्या, एक क्वेश्चन लेते हैं, 145 पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन ऐसे करा देता हूँ, ये समझ आया ना आपको, कोई डाउट होगा बता दीजिएगा मुझे। आई थिंक समझ तो आ ही चुका होगा आपको भी। बस ग्राफ गिवन होता है, फिच करके आपको दूसरा ग्राफ बनाना होता है। अभी एक और क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में ना, आप उसको कर लीजिएगा ट्राई। और वही सेम प्रोसेस की डाउट चैट टेलीग्राम पे पूछिए, अगर वो डाउट सही, कोई सही बता देगा तो मैं बोल दूंगा वो सही है, अगर नहीं सबने गलत बताया होगा तो मैं उसका आंसर बता दूंगा। अभी उससे आसान क्वेश्चन इसके पिछले वाले से यहाँ पे। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छा था ना, अच्छा क्यों था, इसमें 3 ग्राफ अलग अलग यूज हुए थे, तो आपको अलग अलग ग्राफ को बना के जोड़ना था। और इसके ऊपर दोनों क्वेश्चन आसान थे, क्योंकि दोनों सिंगल सिंगल ग्राफ थे। अभी तीसरा वाला क्वेश्चन भी आसान मैं ही दे रहा हूँ आपको, सिंपल उसको उल्टा कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए एक्स है और यहाँ पे टी है। तो देखिए पूरा एक ही ग्राफ की इक्वेशन है ना, पूरा टाइम तक एक ही ग्राफ है, तो आपको बस एक ही बार सॉल्व करना हो रहा है। पर जब वो ऐसे थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जो मैंने अभी किया, ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि यहाँ पे एक ग्राफ में ना कई 3-4 ग्राफ्स मिल रहे होंगे, तो आपको उसको पार्ट्स बाई पार्ट्स सॉल्व करके जोड़ना होता है। जैसे हमने किया ना T1 T2 T3, अब यहाँ पे क्या है, कोई पंगा नहीं T1 T2 T3 का, अरे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही ग्राफ की इक्वेशन है, तो एक ग्राफ को सॉल्व करिए, पूरा जीरो से लेकर के टी तक बोल दीजिए, खत्म, क्वेश्चन इतना था। तो यहाँ से फेच कर लीजिए डेटा, फिर से वही क्वेश्चन है, वीटी बताइए और एटी बताइए। आई होप कि आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ। मैं आंसर लिख दूं या ना लिखूं, समझ गया देता हूँ ना, क्योंकि ये आसान है, तो टफ भी नहीं है, अगर टफ होता तो मैं करा भी देता। ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने किए थे, पैराबोला वाला किया था ना, ओपनिंग अपवर्ड, बस उसको हटा देना आपको, ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया, ये सिंपल, आपको यही वेटी एटी निकाल लेना है। तो ट्राई कर लीजिएगा खुद से, नहीं होता तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। एक क्वेश्चन बढ़िया मैंने ले ले लेता हूँ जाते जाते। एक क्वेश्चन है, लेट्स से कि पिछली बार की तरह फिर से कंबाइंड क्वेश्चन लेते हैं ना, जिसमें ग्राफ कई सारे यूज हो रहे हैं, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर से मान लीजिए वीटी का ग्राफ है, और इसमें कई सारी इक्वेशंस हैं, लेकिन है सब स्ट्रेट लाइन ही, पर अलग अलग फॉर्म की स्ट्रेट लाइन है। ये 2 सेकंड तक था। यहाँ पे लेबलिंग कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करेंगे, लेबलिंग जहाँ लेबलिंग होगी वहाँ लेबलिंग मैटर करेगा। वहाँ पे सिमिलर ग्राफ दिए हुए लेबल अलग 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 होंगे, तो वहाँ पे कोई लेबल भी मैच करना होगा। पर जहाँ लेबलिंग नहीं दी है, तो आपका बेसिक से कुछ भी एक कांस्टेंट मानते जाइए, ग्राफ की इक्वेशन मानते जाइए, उसको सॉल्व करते जाइए, उसी बेस्ड पर ही ग्राफ होगा, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। एक सेकंड, उसी पे आपका पूरा ग्राफ बेस्ड होगा, उसी से मिलता जुलता आपका ग्राफ आंसर सही होगा। और मान लीजिए यहाँ से एक 6 सेकेंड तक आपने इसका मोशन किया है, देन यहाँ पे रुक गए आप, ठीक है। तो अगर मैं इसका, हाँ ये ठीक है, तो इसके आप 2-3 चीज बना दीजिए। एक तो आप बना दीजिए कि इसका मोशन कैसा रहा होगा ना, लाइक
अगर मैं इसको पूरे को हॉरिजॉन्टल में मान लूँ, एक हॉरिजॉन्टल में आपके पास ब्लॉक है जो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, तो उसका पोजीशन कैसे चेंज होगा, लाइक कब आगे होगा, कब पीछे होगा, कब कहाँ जाएगा, ऐसा मुझे एक बस एक स्केच ड्रॉ करके दिखा दीजिए। और उसके हेल्प से आप मुझे एक्सटी का ग्राफ भी बना के दिखा सकते हैं, या फिर आप सिंपल सिंपल एक्सटी का ग्राफ बनाइए। एक्सटी का ग्राफ बनाने के लिए आपको ये बनाना ही पड़ेगा, तो आप सिंपल एक्सटी का ग्राफ बनाइए। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इस एक्सटी का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे दो तीन पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। दो चार, यहाँ पे एक चार लिख लीजिएगा, सिमेट्री ना, दो चार छः की, हाँ। तो अब देखिए, सिंपल वही पार्ट है कि यहाँ का स्ट्रेट लाइन कैसा है। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे इक्वेशन आपको दे रखी है ना, 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हम -10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लेवलिंग नहीं करनी है, यहाँ पे खुद से वैल्यू दे रखी है। तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, इसका जो स्लोप है आ जाएगा 10/2, अरे y/x, परपेंडिकुलर स्लोप यही तो होगा। तो 10/2 कितना आ जाएगा, 5 का स्लोप आ जाएगा ये। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि नीचे है और परपेंडिकुलर वाई बेस करने पे ये इंटरवल 2 का है और ये इंटरवल 10 का है। तो 10/2 5, और पर नेगेटिव होगा ना कि पीछे की तरफ झुका हुआ है। बस दो स्लोप है आपके पास, तो दोनों स्लोप पता चल गई। तो अगर मुझे एक्स टी का ग्राफ चाहिए, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मुझे एक्स टी का ग्राफ चाहिए, मुझे पता है क्या v क्या होता है, dx/dt। तो पहले पार्ट के लिए 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के लिए v कितना है मेरे पास, v है मेरे पास एम टी, स्लोप है 5 और टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो v आ जाएगा 5t, दिस इज इक्वल्स टू dx/dt, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसा आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेट कर लूंगा, तो 5t dt, टी इसको बाई टू लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ना कर देता हूँ, तो आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे। अगर समझ आएगा तो उसको बढ़ा लीजिएगा। 5t dt इज इक्वल्स टू dx इंटीग्रल, जब x जीरो है, सॉरी, यहाँ पे पार्टिकल आपका 0,0 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा माना गया है ना, आपको मैंने बोल दिया ना, ओरिजिन रेफरेंस 0,0 है। जीरो से आपका पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, टाइम टी जीरो है। जिस टाइम पे टी हो रहा होगा उस समय एक्स हो रहा होगा, मुझे एक्स और टी का रिलेशन चाहिए, लेकिन ये टी क्या है, ये जो टी है वो लेस देन 2 सेकंड है, क्योंकि 2 सेकंड के बाद एक ग्राफ है ही नहीं ना, ग्राफ तो चेंज हो गया, तो 2 सेकंड तक ही ये ग्राफ फॉलो होगा जो हम बना रहे हैं पहला ग्राफ। तो इंटीग्रल में कर लूंगा तो आ जाएगा 5t² डिवाइड बाई 2, लिमिट रखने पे t²/2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा x, तो मतलब फिर से एक पैराबोला आ रहा है। तो पैराबोला ऐसे उठ के जाएगा, ऐसे पैराबोला बन रहा है उठ के। अब इनकी वैल्यू को ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेबलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे टाइम हो रहा होगा 2 सेकेंड, अगर टाइम को मैं रख दूँ 2 सेकेंड, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10। ये पहले पार्ट का क्वेश्चन मिला। अब दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट के लिए और आसान है। दूसरे पार्ट के लिए क्या, फिर इक्वेशन लिखनी है फिर से। तो दूसरे पार्ट के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दूसरे पार्ट के लिए इक्वेशन क्या आएगी, जो v है दूसरे पार्ट के लिए, वो आ जाएगा एम टी, तो इस बार स्लोप -5t हो जाएगा, तो -5t, मतलब सब कुछ वही है, बस m की जगह -m करना है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है यही रहेगी, यहाँ पे m जो +5 था -5 हो चुका होगा, तो -5t²/2 ना आपका x हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ चुका है, और नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में ही। x -5t² ये आ जाएगा ना, -5t²। तो ये क्या बोल रहा है, सही कर रहा हूँ ना, नहीं रुकिए, गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, इक्वेशन ही अलग है ना, एम टी थोड़ी है इक्वेशन, एम टी प्लस सी की इक्वेशन है ना। आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ना सी है, यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा ना कुछ, बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। अगर आप इसका इंटरसेप्ट देखें, तो इसका इंटरसेप्ट आएगा ना कुछ यहाँ पे, ये इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे एम टी का इक्वेशन नहीं, एम टी प्लस सी का इक्वेशन है। ये सी कितना है, ये सी मैं निकाल सकता हूँ ऐसे कि, अगर ये 2 पे इक्वेशन में इक्वेट करूँ टेन थीटा को, आइए इसको ना अच्छे से करते हैं, 1 मिनट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। आपका ग्राफ ऐसा था, ऐसे था आपका ग्राफ ना, ऐसे, और और ये वाली वैल्यू कितनी थी, वाली वैल्यू 4 थी, और यहाँ पे वैल्यू था 10। तो देखिए ये 2 था, तो दो में चेंज के लिए 10 रिस्पॉन्सिबल है, तो अगले दो के चेंज के लिए और 10 रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहाँ पे 20 जाएगा, ये लीनियर ग्राफ है ना, तो ये वैल्यू 20 हो जाएगी, तो सी की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो अगर मैं वी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वाई टी, नहीं, एम टी प्लस सी, तो एम टी कितना है, -5t प्लस ऑफ सी यहाँ पे 20, इसको लिखूंगा dx/dt, ठीक है, तभी तक गलती हो जाती है अब तक, पर बच गए। ठीक है, अभी इसको इंटीग्रेट करिए, ये वाला हटा दीजिए ना, गलत है, ये नहीं है सर, एम टी इक्वेशन थोड़ी बन रही है, ये इसको हटा दीजिए और यहाँ पे इंटीग्रेट कर लीजिए।
तो अगर मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर लूँ, इधर ला लेता हूँ, तो -(5t² डिवाइड बाई 2), मैं सीधे सीधे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और +(20t), क्योंकि 20 dt हो जाएगा 20t, और इधर आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू dx। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? अभी मैं x में 10 मीटर आ चुका हूँ ना, अभी मैं 10 मीटर शुरू करूंगा ना, अगले टाइम में 10 मीटर से शुरू करूंगा, तो x में लिमिट है 10, और इन सब में लिमिट क्या है? इन सब में लिमिटेड टाइम इस समय क्या हो रहा है? 2 सेकंड। यहाँ पे टाइम क्या है? टाइम 2 सेकंड है, 2 सेकंड से शुरू कर रहा हूँ अगले टी तक, लेकिन ये वाला टी ना आपका 6 सेकंड से कम होगा, क्योंकि मेरा ग्राफ ही 6 सेकंड तक था, और ये हो जाएगा ग्राफ एक्स। तो मुझे एक्स और टी का रिलेशन चाहिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड में नेक्स्ट पेज ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ना ग्राफ। तो देखिए ग्राफ आपको दिख गया अभी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे रिलेशन ड्रॉ हो जाएगा आपका। एक सेकेंड। ओके, ये वाला पेन सही है। आई थिंक ये वाला पेन सही है, हाँ। तो इक्वेशन पुट कर लीजिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा ये? लिमिट रखनी पड़ेगी। तो 5t² बाई 2, तो जब मैं फाइनल लिमिट रखूंगा तो माइनस का 5t² बाई 2 ही आएगा, और इधर आ जाएगा प्लस का 20t, क्योंकि टी की जगह टी रखा हूँ। जब मैं रखूंगा 2, तो पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी। 2 रखने पे 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 5 2 10, माइनस का 10 आ जाएगा, और प्लस का 20 to 40, 40 -10 30, तो प्लस का 30, यानी कि -30 हो जाएगा ना, माइनस होके। और dx में लिमिट आएगी x, तो x -10 हो जाएगा। यहाँ से एक -10 से एक -30 चला जाएगा, -20 बच जाएगा। तो देखिए आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। जो x की वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक है, -5t² बाई 2 + 20t माइनस का 20। अगर आप इसमें टी इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दें, तो आपको एक्स 10 सेकंड मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहीं से तो हमने ग्राफ शुरू किया था, लेकिन इनिशियल लिमिट दोनों की सेम है ना, तो ग्राफ तो वही है, तो अभी भी तो ग्राफ वही फॉलो करेगा। तो यहाँ से ग्राफ जाएगा ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड। तो यहाँ से ओपनिंग डाउनवर्ड कैसा पैराबोला बनेगा? यहाँ से पैराबोला ऐसे बन जाएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि इसका सेंटर क्या है। जैसे ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट कब जाके मिल रहा है? ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट कैसे मिलेगा आपको? ये मैक्सिमम पॉइंट आपको ऐसे मिलेगा, जहां पे मेरे पास ये जीरो हो जाए। क्या वेलोसिटी? ये dx बाई dt है ना, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे dx बाई dt जीरो है ना, dx बाई dt यानी वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी मेरे पास? ये थी, ये वेलोसिटी की इक्वेशन थी। तो ये जीरो कब होगा? इसको जीरो होने का मतलब है कि 20 = 5t हो जाए, तो t = 5 4 = 24 सेकेंड, यानी कि जो ये वाला टर्म है 4 सेकेंड वाला है। तो 4 सेकेंड पे, अब यहाँ पे अगर ग्राफ इतने से रीच करा है, तो क्योंकि एवरी केस इज सेम, सारा केस सेम है ना, तो अगला वाला ग्राफ भी सिमेट्रिकल है ना, ग्राफ अपने स्लोप के अबाउट, जहाँ पे जीरो है वर्टेक्स के अबाउट, तो ऐसे सिमेट्रिकल ही जाएगा। यहाँ पे वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 4 6 6 सेकेंड यहाँ आ जाएगा। तो आपका ग्राफ ऐसा पैराबोला, देन ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगर आप इसको लाइक समझे ना, इसका पाथ समझे ना, तो एक बात समझ आएगी कि पहले देर के लिए क्या हुआ मेरे पार्टिकल। पहले पार्ट के लिए क्या हुआ? पहले मेरा एक्स इक्वल 0 से स्टार्ट हुआ था, और टाइम टी इक्वल 0 पे मेरा एक्स इक्वल 0 पे स्टार्ट हुआ था, नहीं एक्स इक्वल 0 हुआ, टाइम एक्स टी इक्वल 0। जब तक मेरा टाइम, कब तक मेरा एक्स बढ़ा है? मेरा एक्स बढ़ता गया है 4 सेकेंड तक। तो 4 सेकेंड तक मेरा एक्स बढ़ता गया है ना, तो 4 सेकेंड पे एक्स कितना है बताइए? अगर मैं 4 सेकेंड रख दूं मैक्सिमम एक्स निकालने के लिए, तो इक्वेशन कहाँ गई मेरी? एक्स की ये रही ना इक्वेशन, यहाँ पे रखिए 4। तो 4 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 रखने पे 4 4 जो 16, और 2 8 8 5 जो 40, माइनस का 40, प्लस ऑफ 4 2 जा 80। ठीक है, एंड माइनस ऑफ 20, तो आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो जो एस मैक्स है ना, ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं 20 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, तो टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड हुआ ना, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, मेरा पार्टिकल यहाँ तक गया है। इस समय एक्स की वैल्यू है 20 मीटर। इसके बाद मेरा पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई, देन वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब पार्टिकल पीछे चला जाएगा। मेरा पार्टिकल पीछे जाने लगा है। कब तक पीछे गया? 6 सेकेंड तक। तो अगर मैं इसमें 6 रख दूँ टाइम में, अगर यहाँ पे एक्स में, इसके टी में अगर मैं 6 रख दूँ, तो 6 सेकेंड में कितना आएगा? यहाँ जाएगा 6 6 36 बाई 2, 18 18 5 जा
माइनस का 19 और प्लस का कितना था, एक्स को 6 रखा था ना, 60 जब 120, 120 और माइनस ऑफ 20, तो कितना आ रहा है ये 110 और 10 20, तो प्लस का 10, यानी कि जब मेरा t इक्वल टू 6 है ना, तो x की वैल्यू है प्लस का 10, t इक्वल टू 6, मतलब पार्टिकल जो पाथ है ना, एक्चुअल में आप कार लेके चल रहे हैं रोड पे तो ऐसे चले होंगे, फिर आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, फिर आप घूम गए होंगे पीछे, फिर पीछे जाके आप ऐसे मिल गए होंगे, ठीक है, ये आपका एक्चुअल पाथ है। ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन रोकते हैं। और मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ जेईई मेंस का जो मैं कराने वाला था, अब टाइम काफी हो गया, 45 हो चुका है, मैं छोड़ दूंगा, 45 मैंने बोला था तो मैं छोड़ देता हूँ। एक क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क में, इसको हम अगले आने वाले क्वेश्चन सेशन में डिस्कस करेंगे ना। तो क्वेश्चन लिखिए जेईई मेंस का, जिन लोगों को लगता है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ पेपर में नहीं आता तो देख लीजिए, आपके सामने है क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करिए मेरे साथ। ठीक है, तो यह जाएगा आपका, एक ग्राफ था, एक ऐसा जेईई मेंस में आ रखा था, ऐसे ग्राफ था, देन ऐसे चला गया था, ठीक है, यहाँ पे लेबलिंग कर रखी थी, ग्राफ में लेबलिंग कर रही थी, अब इसको लेबलिंग किया था ना, एक स्ट्रेट लाइन वाला है वाला, वैसे ही लेबलिंग कर रखी थी। ये बोला था कि 2 सेकेंड है, और ये बोला गया था कि 4 सेकेंड है, ठीक है, और ये वाली वाली बोली थी 4 मीटर। ये एक्सलेशन का ग्राफ है, 80 का ग्राफ दे रखा था, मैंने 80 का दिया था ना, यहाँ पे 80 का ग्राफ दे रखा था क्वेश्चन में। ये बोला था कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है। और ये बोल कुछ में लिखा था स्टेटमेंट कि द ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग दिस ग्राफ एंड इट हैव इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u, इनिशियल वेलोसिटी देखा था 2 मीटर पर सेकेंड। देन पूछा गया था क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी v एट t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 4 मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, t इक्वल्स टू 4 ये है ना, यहाँ पे जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब जो भी इसकी वेलोसिटी होगी। और दूसरा पूछा गया था कि एंड फाइंड टाइम व्हेन इट इज मैक्सिमम, व्हेन इट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट थे, तो पहला मैंने क्या लिखा है, फाइंड मैक्सिमम वी, नहीं मतलब ऐसा था क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन ऐसा था कि फाइंड वी एट अ टी इक्वल्स टू 4 एंड टाइम व्हेन इट इज मैक्सिमम, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था, सॉरी, मैंने क्या लिखा, फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 4, जब टी इक्वल्स टू 4, जब ये वाला टाइम है, तो इस समय वेलोसिटी कितनी है, और वो टाइम भी बताइए जिस समय मैक्सिमम था। तो क्या था, ऑप्शंस दे रखे थे, लाइक 5,2, देन बी दे रखा था, ऐसे सी डी करके 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, मुझे ऑप्शन याद नहीं है, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, और यहाँ से आपको टिक करना था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ये क्या ग्राफ का रीडिंग है, फेचिंग द डेटा, आपको यहाँ से डेटा फेच करना है, इन डेटा को फेच करके आपसे जैसे एक वैल्यू पूछी है, कई बार ग्राफ पूछ लेता है, ग्राफ ड्रॉ करवा के वो पूछ लेता है कि कौन सा ग्राफ मैच करेगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, पीवाईक्यू में लिख देता हूँ जेईई मेंस का, ठीक है, पीवाईक्यू जेईई में का पीवाईक्यू है, तो आप इसको ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर मैं तो कल इसको बता ही दूंगा। तब तक के लिए ठीक है, पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट होगा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।